आज की इस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित संस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस और हिंदी विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हर कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं और उसी क्रम में हम आज के सम्मानित अतिथियों अपने वक्ताओं से आग्रह करते हैं कि आप आएं और दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सम्मानित अतिथिगण, प्रोफेसर विमलेंदु तीर्थंकर सर, डॉक्टर रविकांत जी, प्रोफेसर अनिल राय सर, प्रोफेसर सुधा सिंह जी, इस मूल भावना के साथ ज्ञान का प्रकाश चहुओर फैल सके, ज्ञान का आलोक चहुओर फैले, इस मूल भावना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत ऋषिकेश जी, आप टीकम सर, विशाल जी, प्रदीप सर, विकास सर, प्लीज आइए। मंजू मैम से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय मंजू मैम, मैं आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर सुधा सिंह मैम, प्रोफेसर अनिल राय सर, डॉक्टर रविकांत जी, प्रोफेसर विमलेंदु तीर्थंकर सर, आप सभी से आग्रह है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। 100 वर्ष गौरवपूर्ण 100 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह सोचा कि ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्र में, अनेक अनुशासनों में शोध को, अध्ययन को हम बढ़ावा दे सकें और इस उद्देश्य के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय ने IOE की स्थापना की और उसके तहत विभिन्न प्रकार की शोध परियोजनाएं विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को प्रदान की जाती हैं। ये प्रोजेक्ट भी उसी योजना का हिस्सा है और इसी के निमित्त आज हम सभी समाज, कला, साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय मूल्यबोध और हिंदी सिनेमा पर बातचीत करने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए, सिनेमाई इतिहास की एक मुकम्मल समझ विकसित करने के उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए, हमारा ज्ञानार्जन कराने के लिए, बौद्धिक रूप से हमें और सबल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पैनल हमारे बीच उपस्थित है। मैं इस पैनल का आप सभी से परिचय कराना चाहता हूं। हमारे बीच हिंदू कॉलेज हिंदी विभाग से प्रोफेसर विमलेंदु तीर्थंकर सर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। आज के कार्यक्रम में विषय की प्रस्तावना और बीज वक्तव्य के रूप में आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर रविकांत सर और अनंत विजय जी भी उपस्थित हैं। अनंत विजय जी 5 मिनट की देरी से उपस्थित हो जाएंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे गुरुवर प्रोफेसर अनिल राय सर उपस्थित हैं और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से
ये पूरा कार्यक्रम परिकल्पित हुआ और पिछले काफी समय से बातचीत हो रही थी। ऐसे हमारी हिंदी विभाग की अध्यक्षा मैडम प्रोफेसर सुधा सिंह मैम, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथ ही मैं आभारी हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ अन्य कॉलेज के भी प्राध्यापक आए हैं। हिंदी विभाग की प्रोफेसर मेरी बड़ी प्रिय प्रोफेसर मैम मंजू मुकुल मैम उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरे विभागीय साथी भी उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वागत की इस परंपरा को थोड़ा सा औपचारिकता का आधार प्रदान करने के लिए मैं अपने कुछ विद्यार्थियों की योजना है और उस योजना को साकार करना चाहता हूं। जितने जल्दी हम ये औपचारिकता समाप्त करेंगे और फिर मूल विषय पर आएंगे, जिससे कि समय का अधिक से अधिक उपयोग हम अपने वक्ताओं को सुनने के लिए कर सकें। मैं प्रोफेसर मंजू मुकुल मैम से आग्रह करता हूं कि मैम आप आए और आज की हमारी अध्यक्षा प्रोफेसर सुधा सिंह मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। अंगवस्त्र और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक प्रकार से मैम के सोने के बाद विभाग या संबंधित पहला औपचारिक कार्यक्रम है, इसलिए विशेष आभार मैम आपका। राजू मैं हिंदी विभाग के वरिष्ठ साथी श्री सत्यप्रकाश सर से आग्रह करता हूं कि सर आप प्रोफेसर अनिल राय सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। सत्यप्रकाश सर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हिंदी विभाग के हमारे साथी प्रदीप सर से आग्रह करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता श्री रविकांत जी का हार्दिक स्वागत करके आप उनका अभिनंदन करें। हाँ, बहुत बहुत स्वागत। मैं अपनी विभागीय साथी अर्चना जी से आग्रह करता हूं कि अर्चना जी आप आए और आज के बीच वक्तव्य प्रोफेसर गंगेंद्र तीर्थंकर का हार्दिक स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के दूसरे मुख्य वक्ता आनंद विजय जी जब आएंगे तो हम उनका स्वागत सत्कार पुनः करेंगे। इस बीच मैं केवल इस विषय की संकल्पना में जिन तत्वों को खोजना है, चूंकि ये एक परियोजना है और उस परियोजना का हिस्सा ये कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम का एक फ्रेम बांध सके जिससे कि हमारे वक्ताओं को भी आसानी हो, हमारे श्रोताओं को भी आसानी हो। एक छोटा पैराग्राफ मैं आपके सामने केवल पढ़ रहा हूं, जिससे कि पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा आपके भीतर स्पष्ट होगी। प्रारंभिक दौर में सिनेमा को सामाजिक स्वीकृति नहीं थी, परंतु समाज को सिनेमा ने जितना प्रभावित किया उतना किसी और कला ने नहीं। हिंदी सिनेमा ने अपनी शुरुआत से ही भारतीय समाज को अपने ढंग से संस्कारित और दिशा देने का काम किया। शुरुआत में अधिकतर फिल्में धार्मिक थीं। इसका कारण यह था कि हिंदी सिनेमा की शुरुआत का समय भारतीय इतिहास में नवजागरण का समय था। नवजागरण के समय में धार्मिक कलेवर में सामाजिक सुधार का आंदोलन चल रहा था। हिंदी सिनेमा ने इससे प्रभाव ग्रहण किया। आगे चलकर स्वाधीनता आंदोलन का उमंग, राष्ट्रीय भावना का विकास,
सामाजिक सुधार के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति हिंदी सिनेमा में देखने को मिलती है। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। समाज में फैले भ्रष्टाचार और हिंसा को भी व्यापक फलक पर फिल्मों में चित्रित किया गया। भूमंडलीकरण की आदि ने हिंदी सिनेमा पर गहरा प्रभाव डाला। सिनेमा के विषय और शिल्प दोनों में जबरदस्त बदलाव आया। इस शोध में हिंदी सिनेमा में आए बदलाव और भारतीय समाज पर उसका कैसा असर होगा, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये एक फ्रेम, एक आउटलाइन है जिसके भीतर हम बातचीत करेंगे और किसी नए निष्कर्ष पर, शोध निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री आनंद विजय सर भी उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर। मैं हिंदी विभाग की हमारी साथी आशा जी से आग्रह करता हूं कि आशा जी आप आए और सर का स्वागत और अभिनंदन करें। आशा जी। बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की रूपरेखा में हल्का सा बदलाव है। सामान्यतः कार्यक्रम 20 वक्तव्य के साथ शुरू होता है, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय सर को एक आवश्यक बैठक में जाना है, इसलिए सबसे पहले हम अपने मुख्य अतिथि के आशीर्वचन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं सर से आग्रह करता हूं कि सर आप आए और कार्यक्रम की शुरुआत में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। प्रोफेसर अनिल राय सर। आज के इस सेमिनार में मंच पर मेरे साथ विद्यमान हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा सिंह जी, प्रसिद्ध पत्रकार और हम लोगों के विद्यार्थी, क्योंकि साउथ कैंपस में अनंत जी पत्रकारिता के विद्यार्थी रहे हैं, तो इस नाते हमारे साथ उनका विद्यार्थी का भी नाता है। तो अनंत जी, रविकांत जी, विमलेंदु जी और सभागार में उपस्थित प्रोफेसर मुकुल जी और तमाम मित्रगण, वास्तव में मुझे आशीर्वाद ही देना था। पत्रकारिता और सिनेमा मेरा विषय नहीं है, बल्कि मुझे याद है, मैं तो गांव से पढ़ा हुआ हूँ, गांव में सिनेमा देखना जैसे कोई अपराध होता था। बड़े छुप छुप के सिनेमा देखते थे। और जहां तक मुझे याद है, मैंने पहली फिल्म देखी थी जय संतोषी मां। धर्म से जुड़ी हुई फिल्म थी, सामाजिक फिल्म थी, इसलिए घर से लोगों का आदेश मिला कि जाओ देखा अपने मित्रों के साथ। तो हमारे गांव से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, कस्बा का अब शहर हो गया है, तो वहां सिनेमा हॉल था। और आपको बताऊं कि गांव की मानसिकता कैसी होती है, और गांव के लोग सिनेमा हॉल से इतने दूर होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को समझते नहीं है। मेरे साथ मेरे भाई साहब का साला बैठा हुआ था। जैसे ही दृश्य आया, उसमें आग का दृश्य आया, तो कहा कि रे जल्दी भागो, नहीं तो जल जाएंगे। तो फिल्म वगैरह से कोई बहुत उस तरह से रिश्ता मेरा रहा नहीं। और हालांकि फिल्में कभी कभार देख आता हूँ, बहुत नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि पहली फिल्म शायद इको हो रहा है, ठीक है, पता नहीं चलता ना, हमें टेक्नोलॉजी बहुत टेक्नो फ्रेंडली नहीं है कि कहाँ से जुड़ना चाहिए, कितनी डिस्टेंस से जुड़ना चाहिए। तो पहली जो फिल्म थी कौन थी विमलेंदु? सत्य हरिश्चंद्र। और वो जो फिल्म थी, आप समझिए कि इतना उस पूरे जनमानस को प्रभावित कर दी थी, और बड़ी इंसाइट के साथ उस फिल्म को बनाया गया था। शुरुआती फिल्म थी। इसके बाद तमाम फिल्मों के दौर चले, कला फिल्में भी आई और समांतर सिनेमा भी आया,
और इधर आप देखेंगे कि फिल्मों में मुझे लगता है कि असली बदलाव, मेरी समझ है, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ इसके लिए, तो मुझे लगता है कि बदलाव असली जो आया वो 1990 के बाद आया। और 1990 के बाद जो फिल्में आई, मुझे लगता है कि व्यावसायिक फिल्मों का एक दौर शुरू हुआ और बाजार हावी हो गया। सारी फिल्में बाजार के हिसाब से, दर्शक के हिसाब से, समाज की समस्याएं वो लगभग दूर होती चली गई और व्यवसाय उसमें मुख्य हो गया। इधर भी एक नई फिल्म हमने देखी और बड़ा निराशा हुई मुझे। इमरजेंसी फिल्म जो है, जिसमें जो रोल किया गया है इंदिरा गांधी का, इतनी निराशा हुई और मैं जिस हाल में देख रहा था मुश्किल से 40-42 लोग बैठे हुए थे। तो उन फिल्मों का मैं नहीं समझता हूं कि क्या उसकी उनकी उपयोगिता है और जिस उद्देश्य से बनाई जा रही है उस उद्देश्य को भी पूरी तरह से पूरा कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, ये सब भी सोचने की आवश्यकता है। तो मेरा तो बहुत फिल्मों से नाता है नहीं, और जब धर्मेंद्र ने कहा कि सर आपको इसमें आना है तो मैंने वैसे ही संकोच किया। तो मैंने कहा देखो मैं तो आशीर्वाद की भूमिका में रहूंगा, क्योंकि आशीर्वाद में नहीं आऊंगा, मेरा इस विषय से बहुत दूर दूर का रिश्ता नहीं है। फिल्में भी बहुत मैं कम देखता हूँ, इसलिए मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मैं मंच पर आकर के बोलूँ। लेकिन धर्मेंद्र मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे निर्देशक भी, उन्होंने PhD किया था और मुझे खुशी है कई बार जब अध्यापक का महत्व उसके विद्यार्थी से भी बढ़ता है। तो जब ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि गुरु को हर जगह याद करने लगते हैं, कई बार गुरु के लिए कठिनाई हो जाती है। अब मेरी जैसी कठिनाई है यहाँ पर, मैं तैयार भी नहीं हूँ। मैंने कहा कि एक तो वैसे रात को 11:30-11:15 को बजे पहुंचा था, तो कुछ देख भी नहीं पाया। इसलिए मेरी तो पूरा का पूरा आशीर्वाद ही है और मैं इस सेमिनार के लिए, सफल सेमिनार के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने फिल्म और सिनेमा के अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हुए हैं, तो आप लोग उनको सुनिए और मुझे क्षमा याचना के साथ इजाजत दें कि मैं इस महफिल को छोड़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुमूल्य है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्रम बदलने के कारण एक छोटी सी भूल हुई, ऐसा का परिचय नहीं पढ़ा गया, पर हम ये मानकर चलते हैं कि सर को परिचय की आवश्यकता नहीं है। विधिवत इस संगोष्ठी की शुरुआत हो चुकी है। मैं आज के इस विषय पर, भारतीय जीवन मूल्य और हिंदी सिनेमा विषय पर अपने वक्तव्य रखने हेतु, बीज वक्तव्य रखने हेतु प्रोफेसर विमलेंद्र तीर्थ को आमंत्रित करूंगा। इसके पहले सर आए, मैं गायत्री से आग्रह करता हूं कि आप आए, सर का एक संक्षिप्त परिचय हमारे बीच रखें, क्योंकि यहाँ कॉलेज के कुछ विद्यार्थी भी हैं, शोधार्थी भी हैं, सभी से सर का परिचय हो सके, इसलिए एक संक्षिप्त परिचय। गायत्री। अपने गुरु का परिचय देना वैसे भी मुश्किल काम है, क्या ये कह देना काफी नहीं है कि मैं विमलेंद्र सर की शिष्या नहीं हूँ। फिर भी कार्यक्रम की औपचारिकता के चलते एक संक्षिप्त परिचय लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। सर की शिक्षा पटना में हुई, स्नातक व परास्नातक पटना विश्वविद्यालय से और अपना PhD शोध कार्य भी आपने वहीं से पूरा किया। वर्ष 2006 में आपको भक्तिकालीन हिंदी कविता में सगुण और निर्गुण के द्वंद्व विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त हुई और तभी से आप अध्यापन कार्य में सक्रिय हैं। छात्र जीवन से ही आपका अनुराग कलाओं से रहा है। स्कूली शिक्षा के समय से ही आपने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था, जो बाद के समय में हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और आपको उत्कृष्ट काव्य लेखन के लिए पुरस्कृत भी किया गया। आपने नाटकों के मंचन में भी भाग लिया और अनेक नाटकों की प्रस्तुतियों में बतौर निर्देशक अभिनेता सहभागिता दर्ज कराई। आपकी रुचि के विषयों में भक्तिकालीन हिंदी कविता,
आधुनिक हिंदी कविता, हिंदी नाटक एवं रंगमंच तथा हिंदी सिनेमा आते हैं। समय समय पर इन विषयों से संबंधित आपके लेख हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी छपते रहे हैं। 2016 में भक्तिकाल विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजक होने के साथ दिल्ली समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से DRDO जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में आप व्याख्यान भी दे चुके हैं। 2021-22 में दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के तहत शिक्षा में भाषा का प्रश्न और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आपने परियोजना कार्य भी पूरा किया है। भक्ति आंदोलन और हिंदी सिनेमा से संबंधित आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री। धन्यवाद इसलिए कि इतना बढ़िया परिचय देने के लिए। जो परिचय दिया जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं ही हूँ। तो कई दफा ये दबाव रहता है कि आप बायोडाटा जरा अपना मजबूत बनाएं। तो दरअसल फिल्मों के स्टाइल में गायत्री ने परिचय दिया है। फिल्में आधी हकीकत आधा फसाना ये बयान करती है, तो उसी स्टाइल में दिया है। इतना भारी भरकम आदमी मैं हूँ नहीं जितना कि गायत्री ने बताया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मुझे सुनकर के। ये मैं कहूँ कि नहीं अच्छा लगा तो अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के मैं सुधा सिंह, मैं अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रोफेसर हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में गुरुवर प्रोफेसर अनिल राय सर, मुख्य वक्तव्य के लिए यहाँ उपस्थित श्री अनंत विजय जी, और मुख्य वक्तव्य के लिए ही उपस्थित फिल्म इतिहासकार और CSDS में प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत जी, कार्यक्रम के सूत्रधार अनुज्वल मित्र डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जो यहाँ बैठे हुए हैं, मंजूर मैम बैठी हुई हैं, प्रमोद जी बैठे हुए हैं, AK सिंह सर बैठे हुए हैं, और हिंदी विभाग के आसाम में बैठे हुए हैं। हिंदी विभाग के सभी मित्र, विशाल मिश्रा हैं यहाँ, और हिंदी विभाग के सभी मित्र मेरे जो यहाँ बैठे हुए हैं, विद्यार्थियों। मैं कोई फिल्म का तकनीकी समीक्षक नहीं हूँ, वो काम विजय सर करेंगे और रविकांत जी करेंगे। मैं फिल्म का एक दर्शक हूँ। फिल्म देख करके फिल्म के बारे में जो राय बनी है मैं उसको यहाँ रखूंगा, और मुझे लगता है कि यह काम भी होना चाहिए, क्योंकि कविता के बारे में एक राय आलोचक रखते हैं और एक राय जनता रखती है। और आपको पता है कि जनता की राय कितनी इंपॉर्टेंट राय है। तुलसीदास को कितना खारिज किया गया और कितना स्थापित किया गया, लेकिन जनता जो समझती है सो समझती है। इसलिए जनता का राय भी इस लोकतांत्रिक ज्ञान की परंपरा में महत्वपूर्ण है। मैं उसी हैसियत से अपनी कुछ बात रखूंगा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा पे बात रखने के पहले मैं 3 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। आवाज जा रही है? ठीक है, इनको तो नहीं हो रहा है। एक घटना है मेरे गांव की। मेरे गांव का एक, और जाति बताना अब जरूरी है क्योंकि भारतीय मूल्यबोध और हिंदी सिनेमा जिसमें बात कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। राजपूत जाति का लड़का चंदन सिंह, वो एक नाचने वाली लड़की के साथ भाग गया। मैं दिल्ली आ चुका था। मैं जब गांव गया तो इसकी चर्चा बहुत हुई। उसके बाद में उसे अलग कर दिया, और गांव के किनारे एक जमीन थी, उसी जमीन पे बंटवारा करके थोड़ी सी जमीन दे दी, रहने लगे थे। ये घटना हुए 3-4 महीने हो गया था, तब मैं गांव पहुंचा। चंदन ये है, वो है, उसने गांव की इज्जत बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, ये सब कहा गया। सुबह टहलते हुए चंदन मिल गया, तो मैंने पूछा कि चंदन क्या कर लिया तुमने? तो बोला कि भैया आप ही के साथ लाइव फिल्म देखने गए थे,
तो वहां तो आप बड़े जो है उसका पक्ष ले रहे थे, यहां मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? और मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। शुक्र है भगवान का कि उसकी शादी चल रही है और अब गांव के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके घर के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी घटना मेरी माँ से जुड़ी हुई है। मैं मैट्रिक के परीक्षा की तैयारी कर रहा था और ये शायद 88-89 का समय रहा होगा। एक फिल्म आई आमिर खान की, कयामत से कयामत तक, और उसमें जाति पर आधारित तो फिल्म नहीं थी, लेकिन पारिवारिक दुश्मनी है, दो ठाकुर परिवारों की दुश्मनी है, प्रेम कथा है और बड़ी खूबसूरत प्रेम कथा है, अकेले हम अकेले तुम इत्यादि इत्यादि। लेकिन अंत में उन दोनों की मौत है। मेरी मां रोने लगी। अच्छा, VCD का जमाना था, वो घर में मंगा के 3-4 फिल्में देखते थे। वो एक फिल्म को देखने के बाद इतना रोई दूसरी फिल्म नहीं चली। तो मैंने कहा रो क्यों रही हो तुम? तो बोली कि क्या हो जाता, भोजपुरी में बोला, मैं हिंदी वर्जन सुना रहा हूँ, क्या हो जाता अगर उस लड़के और लड़की को ये लोग शादी करने देते और मान लेते? तो मैंने मजाक में कहा कि मैं करूं तो उसने कहा कि हम पुल को तारने के लिए तुम ही पैदा हुए हो। अब पता नहीं बाद में मैंने पुल को तारा कि नहीं तारा, क्योंकि वो काम मैंने भी किया। तीसरी घटना और ये अंतिम घटना है, उसके बाद मैं विषय पर आ जाऊंगा। धर्मेंद्र जी ने मुझे 15 मिनट का टाइम दिया है, मैं 17-18 मिनट में खत्म कर दूंगा। तीसरी घटना, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में फिल्म पढ़ाने की शुरुआत हुई, तो जाहिर हम सारे लोग हिंदी विभाग के लोग हैं, तो फिल्म को तकनीक की दृष्टि से समझने वाले लोग तो है नहीं उस तरीके से। तो मेरे कॉलेज में भी आया, ये बात है 2014-15 की, NEP के पहले, जब FYUP में आया। तो जी में एक पेपर लगा हिंदी सिनेमा। अब परेशानी ये हुई कि पढ़ाई कौन? तो मेरे विभाग वालों ने मेरी गैर उपस्थिति में कहा कि बिंदु पढ़ाएगा। मैं आया तो कहा कि भाई मैं कैसे पढ़ाऊंगा? ये तो बोला कि रूटीन बन गया, अब एक रूटीन हिलाया जाएगा, सबका हिल जाएगा और तुमको पढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए आपदा है, लेकिन इसी में अब अवसर ढूंढूंगा। और उस तरह से 2014 से सफर मैंने शुरू किया हिंदी सिनेमा पढ़ाने का। अब अच्छा पढ़ाया कि पूरा पढ़ाया मैं नहीं जानता, लेकिन पहला ही बैच था और एक लड़का शुभम था, उसमें मुगले आजम लगी हुई थी वो फिल्म को। उसमें मुझे क्या पता, मैंने बड़े दिल से पढ़ाया मुगले आजम को। मैंने लगभग प्यार किया तो डरना क्या, इस गीत को मैंने कहा कि ये युवाओं का क्रांति गीत है और ये प्रेम के माध्यम से दुनिया बदलने का गीत है। मैंने जोश में कह दिया, आई गई बात हो गई। 4-5 साल के बाद वह लड़का मिला और शादी का एक कार्ड दिया गया। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने जर्मन में डिप्लोमा कर लिया था और मैं अब जर्मनी एम्बेसी में काम करता हूँ। मेरी शादी है और आपको आना है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो देखूंगा। तो बोला कि नहीं आना ही है आपको, आप समझ जाइए, वो आप ही के असर से मैं शादी कर रहा हूँ और अंतर्जातीय विवाह है मेरा। और बड़ा धर्म संकट हो गया कि अंतर्जातीय विवाह और बच्चे कह रहे हैं तो समाज परिवार वगैरह तो ऐसे ही नकारता है, अब हम लोग ही न जाए। तो मैंने कहा कि जाना चाहिए। मैं गया, थोड़ा लेट पहुंचा तो जाहिर है कि जो मंत्रोच्चार वगैरह होना था वो हवा गया था। उस लड़के ने एक माइक लिया हाथ में और स्वागत किया कि सर आ गए, और उसके पिता थोड़े दुखी बैठे हुए थे और कहा कि सर पापा मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने कहा, और वो मुगले आजम का डायलॉग था कि जाकर के कह दीजिए शहंशाह से कि सलीम का दिल कोई हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं जिस पर वो राज करें। मेरा दिल धड़कता है तो अनारकली के लिए धड़कता है। और फिर मैंने प्यार किया तो डरना क्या, इसका सामूहिक गान किया। ऐसी शादी अभी तक मैंने नहीं देखी। ये 3 घटनाएं हैं।
ये असर है हिंदी सिनेमा का, जिस सिनेमा को शुरुआत में इतनी गालियां दी गई कि कोई भले सर कह रहे थे अनिल राय सर कि किसी भले घर के लड़के या लड़कियां, लड़कियों की तो बात ही आप हटा दीजिए, लड़के भी देखने के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि आप सिनेमा देखते हुए पकड़े गए तो आपको बिगड़ने का सर्टिफिकेट जरूर दे दिया जाएगा। तो एक तरफ ये कितना बड़ा द्वैत है कि एक तरफ हम नकार रहे हैं और दूसरी तरफ यह सिनेमा इतना पावरफुल है, इतना सशक्त है कि वह जबरदस्ती और इस तरह से हमारे मूल्यों को बना रहा है, हमारे संस्कारों को बना रहा है या बिगाड़ रहा है, जो भी करें। ये तो आप बताएंगे विजय सर और रविकांत सर, मुख्य वक्ता वही लोग हैं, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन इतना जबरदस्ती ये बात है, मैं कहना ये चाह रहा था, कलाओं में शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका उपयोग सिनेमा नहीं करता हो। सत्यजीत रे की बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, पंक्ति है कि फिल्म छवि है, फिल्म शब्द है, फिल्म गति है, फिल्म नाटक है, फिल्म कहानी है, फिल्म संगीत है। 1 मिनट के टुकड़े में इन बातों का साक्ष्य फिल्म दिखा सकता है, ये सत्यजीत रे का है। जब इतनी कलाएं मिल जाएं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ताकत खुदा और भगवान नहीं होगा, उसके बाद फिल्मों में ही है। इसलिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितना असर वेद पुराण से लेकर के तमाम महाकाव्यों और धार्मिक ग्रंथों ने हमें डाला, उतना ही असर वर्तमान जीवन में फिल्मों ने डाला। अब यह असर कैसा है? 1913 से जब फिल्मों की शुरुआत होती है हिंदी सिनेमा की, और आप जान रहे हैं कि 2013 में शताब्दी वर्ष मनाया गया। शुरुआत में फिल्में धार्मिक फिल्में थी, लगभग 80% फिल्में जो मुख्य सिनेमा है उसमें अगर आप उठा करके देख लें, सत्य हरिश्चंद्र हो, नारद स्वयंवर हो, सीता हरण हो, ये असर है नवजागरण का। नवजागरण के जो हमारे नेता थे, उन जरा याद कीजिए कौन थे? दयानंद धार्मिक आदमी, विवेकानंद धार्मिक आदमी, राजा राममोहन राय वगैरह और गोविंद रानडे की बात करें तो लगभग मतलब धर्म के चादर में ही, धर्म के आवरण में ही समाज में एक नई चमक, एक नई हवा, एक ताजी हवा लाने की बात कर रहे थे। ये उस समय की फिल्में करती हैं धर्म के माध्यम से। लेकिन मैं यह भी बता दूं सिर्फ ये फिल्म एक व्यवसाय भी है, तो इसमें एक चालाकी भी है। और वो चालाकी वो है कि भाई फिल्म में पैसा इन्वॉल्व है, और पैसा इन्वॉल्व है तो रिटर्न भी चाहिए। अगर चालाकी नहीं रहेगी तो आप फिल्म जो है चला नहीं पाएंगे। शैलेंद्र जो है बहुत बड़े गीतकार थे, बहुत प्रतिभाशाली गीतकार थे, लेकिन तीसरी कसम बर्बाद हो गए। राज कपूर ने मना किया था कि आप मत बनाइए फिल्में, आपके लिए आपके हिसाब से नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो गया। रुला के गया कोई सपना मेरा, ये गीत बर्बादी के बाद उन्होंने ज्वेल फिल्म में देवानंद ने लिखी थी। दरअसल ये सपना उनका था, तीसरी कसम वाले सपना। तो फिल्म बनाना जितना पर्दे पर हम देखते हैं, इमोशन, भावना और तमाम अच्छी चीजें, उसके अंदर पर्दे के पीछे उतनी ही चालाकियां, उतने ही कमर्शियल चीजें, ये सब हैं। तो शुरुआत में जब ये धार्मिक फिल्में आई तो एक तो नवजागरण का असर था, और दूसरा यह भी था कि टेस्टेड था, वो धर्म पर आधारित विषय होने के कारण जनता जाएगी ही जाएगी। दोस्तों, ये इतिहास थोड़ा आगे बढ़ता है, और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल मुख्य धारा की फिल्मों की बात कर रहा हूँ, जो कि दर्शकों के हिसाब से फिल्में जिसको मानी जाती हैं। कला फिल्में बहुत कम लोग देखने गए, उसके दर्शक बहुत कम हुए। ये समय जब आता है आजादी के बाद,
तो मैं 2-3 फिल्मों का जिक्र करके बात खत्म कर दूंगा धर्मेंद्र जी। 1960 में फिल्म बनती है मुगले आजम, और उसी समय लगभग फिल्म आती है मदर इंडिया। भारतीय मूल्य बोध की जो बात हम कह रहे हैं, दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में 4 पड़ावों की बात की है। एक पड़ाव की बात उन्होंने की जब आर्य आए यहाँ, दूसरे बुद्ध की बात करते हैं वो, तीसरे इस्लाम के आगमन की बात करते हैं वो, और चौथे जो ब्रिटिश आते हैं यहाँ उसकी बात करते हैं। और वेद पुराण से लेकर के इन सारी परंपरा को समेटते हुए निष्कर्ष रूप में ये बात आती है कि भारत की संस्कृति एक गतिशील संस्कृति है, और एक कंपोजिट कल्चर की बात, एक मिली जुली संस्कृति की बात लगभग जब आजाद होता हुआ हिंदुस्तान था तो इस पूरी परंपरा में इसको समेटते हुए ये बात आती है। ये दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में कहते हैं। फिल्में इस मूल्य को कैसे कैरी करती हैं? 1960, अगर मैं डेट नहीं भूल रहा हूँ, 60 या 61 ही है, मुगले आजम जो फिल्म आती है, एक तो फिल्म बनने में 9-10 साल का समय लग गया। कि आसिफ साहब से जब पूछा गया इस फिल्म के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो मेरे सामने ये चुनौती थी, और वो चुनौती यह थी कि जो मुसलमान है वो चले गए पाकिस्तान, लेकिन जो मुसलमान यहाँ हैं उनको इस मुल्क से प्यार है। इसलिए जब आप देखिएगा कि वो मुगले आजम की शुरुआत होती है तो उसमें होता है कि मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, दरिंदों ने मुझे लूटा लेकिन कई प्यार करने वालों ने मुझे प्यार किया, और उन्हीं प्यार करने वालों में एक है मोहम्मद जालालुद्दीन अकबर, और वो अकबर देश में जाते हुए दिखाए जाते हैं। वह कैसे भारतीय मूल्य को, एक तो यह थी कि यह बताना कि नहीं और हिंदुस्तान से उन्हें उतना ही प्यार है जो यहाँ है, एक बात तो ये। लेकिन दूसरी बात, जो भारतीय संस्कृति वर्षों से मूल्य कैरी कर रही थी, बाप बेटे के रिश्ते, दयालुता, सहिष्णुता, उसको किस तरह से वो फिल्म लेकर के आती है। मुगले आजम कोई पहली फिल्म नहीं थी जो अनारकली और सलीम के प्रेम कथा पर बनी। उसके पहले बहुत अच्छी फिल्म बन चुकी थी अनारकली नाम से। उसके पहले भी एक फिल्म बन चुकी थी जिसका नाम मैं भूल रहा हूं। दरअसल ये उर्दू का एक नाटककार है ताज, और उसकी कहानी थी, और उस कहानी को ये डेवलप किया गया, लेकिन उसको स्वर्णिम आकाश मिलता है कि आसिफ की फिल्म मुगले आजम है। अब जरा याद कीजिए, बाप और बेटे में जंग है, तलवार बाप बेटा खींच लेता है बाप के खिलाफ। क्या कहते हैं पृथ्वीराज कपूर जो अकबर बने, थोड़ा सा मैं रुक जाऊं, अकबर को हम लोगों ने नहीं देखा, एक छोटा सा फोटो इतिहास में कहीं दिखते हैं, लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने ये अभिनय निभाई कि अगर असली अकबर भी आ जाए सर तो हम लोग कहेंगे कि भाई तू रहने दे, हमारे पास अकबर है जो पृथ्वीराज कपूर है। ये रोल निभाया उन्होंने। वो कहते हैं कि अच्छा ये दिन देखने आ गए। और जरा याद कीजिएगा, आप लोग प्रेम करते हैं, सारे युवा लोग हैं, मैं युवाओं को ही संबोधित कर रहा हूँ, और प्रेम करता हूँ तो प्रेम की पहली बात घर में कहते हैं तो पिता क्या कहते हैं। अच्छा ये दिन आ गए, शब्द देखिए कि एक लौंडिया के लिए बाप पे तलवार खींच रहा है, ये शब्द। और बेटे को देखिए, वो चाहता उस युद्ध में अकबर को मार सकते थे, एक मौका आता है उसमें, एक सीन, एक छोटा सा सीन है, तलवार नीचे कर लेता है, फिर बाद में अकबर कैद कर लेते हैं उसे। बाप बेटे का ये रिश्ता, अरे मुगल इतिहास तो भरा पड़ा था इससे, कि अपने ही भाई दारा सिंह की हत्या करके प्लेट में सजा करके भेज दिया गया। लेकिन यह फिल्म किस मूल्य को कैरी करती है? दूसरी घटना का जिक्र मैं बता दूं। अनारकली में अनारकली को चुनवा दिया गया, दीवार में अकबर खड़े हैं। ये आसिफ साहब को ये गंवारा नहीं था, ये अच्छी बात नहीं लग रही थी कि उनका नायक
इतना क्रूर हो जाए, प्रेम के इतने खिलाफ हो जाए कि वो खड़ा होकर के दीवार में चुमा दे। इसलिए वो सिर्फ पैसे देते हैं और कहते हैं कि अनारकली मुझे माफ करना, मैं अपने वसूलों से बंधा हुआ हूं, मैं हिंदुस्तान के तख्त से कोई समझौता नहीं कर सकता। यकीन मानो मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूं। और वो कहती है कि जिले लाई मैंने माफ किया और चली जाती है। क्योंकि उसके ठीक पहले 5-7-10 साल पहले फिल्म अनारकली फिल्माया गया। हमारे यहाँ प्रेम करते हुए बच्चों को मारना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। हम यही कहते हैं कि ठीक है, जो किया सो किया, अब जीने दो उनको। हालांकि इसी देश में ऑनर की होती है, ये भी मुझे याद है, लेकिन समाज में उनको बहुत हीरो के रूप में नहीं देखता। ये समाज के अपने अंतर्द्वंद हैं, अपने कंट्राडिक्शन हैं, जो कि सिनेमा में भी आता रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं उसी साल मदर इंडिया फिल्म आई। मदर इंडिया का सिर्फ एक दृश्य मैं बता करके आगे बढ़ूंगा। वो सीन ये है कि वो नरगिस जो राधा की भूमिका निभा रही है, उसके पति चले गए हैं, मर गए कि भाग गए पता नहीं चलता। वो नदी की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों की भूख है और उस भूख बेहोश होकर के गिर जाता है उसका छोटा बेटा बिरजू, और उधर डायरेक्ट लाला सौदा करने के लिए उसे मजबूर कर रहा है। एक डायलॉग है बेहद महत्वपूर्ण। देवी माँ सामने है, वो लाला की बात मानने के लिए लगभग तैयार हो जाती और वो लगातार कहता है कि मेरी बात मान जा, मैं तुझे रानी बना दूंगा। वो कहती है कि ममता का बोझ तुम नहीं जानती माँ, मैं जानती हूँ। अब ठीक है कि उसी बीच उसका कुछ मंगलसूत्र वगैरह उसके गले में गिर जाता है, या देवी माँ का फूल उसके माथे पर गिर जाता है, और वो एकदम यू टर्न ले लेती है कि नहीं, हम इंतजार करेंगे अपने सुहाग का, और फिर संघर्ष करती है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें जो एक मतलब और तार्किक बात जो है कि माता का फूल गिर जाना, और ये हिंदी सिनेमा इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इस्तेमाल क्यों करता है? केदारनाथ सिंह की एक कविता है भूतहा बाग, अब ये भी हमें विश्वास है, लेकिन वो कहते हैं कि वो भूतहा बाग जो है, तो उस बाग को लोग काटते नहीं है, इससे हरियाली बची रहती है, पर्यावरण बचा रहता है। तो केदार जी कोई भूत का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन भूतों के बीच जो प्रगतिशील तत्व है उसको निकाल रहे हैं। तो हिंदी सिनेमा तमाम मिथकों का प्रयोग करती है, मिथोलॉजी का प्रयोग करती है, लेकिन अंततः फाइनली वो उसका परिणाम क्या होता है, वो कहां लेकर के जाती है? और वो ये लेकर के जाती है कि ईमानदारी, संघर्ष, त्याग, संयम, सत्य का कोई जोड़ नहीं है। और भारतीय जनता लगातार इसको यकीन करती है, और इस यकीन को मजबूत बनाने में भारतीय सिनेमा ने बहुत बड़ा योगदान किया। अब वो कैसे किया? हाइपर रियलिटी के साथ किया, समाज सत्य को तोड़ मरोड़ करके किया, ये अलग बात है। ये जो फिल्म के तकनीकी दृष्टि वाले लोग हैं वो बताएंगे, मैं तो सिर्फ असर की बात बता रहा हूं। अभी अनिल राय सर 90 के दशक की बात की, ग्लोबलाइजेशन, और उस ग्लोबलाइजेशन का बड़ा असर पड़ा हिंदी सिनेमा पर। एक तो ये है कि हमारे मूल्य बदले, तख्तो-ताज को ठुकरा कर मैं तुझको अपना लूंगा, तख्तो-ताज से तेरी गली की खाक भली, ये प्रेम के मूल्य थे हमारे। 90 के बाद गाना आया पैसा पैसा क्या करती है, ऐसे लगा दूंगा मैं तेरी। लेकिन यह मूल्य बहुत देर टिका नहीं हमारे सामाजिक मूल्यों में। आज भी हम कहते हैं कि अरे ये गलत बात है, हम भागते तो उधर हैं, लेकिन चेतना और बोध के स्तर पर कहते हैं कि ये गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। यह तमीज पैदा की हिंदी सिनेमा ने, और सारी चीजों ने भी पैदा की, लेकिन उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन सिनेमा का है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक दृश्य मैं फिर आपके सामने रखना चाहता हूं।
आपको पता है कि बदले हुए नायक की छवि में आप उस फिल्म को देखते हैं, पहला नायक है जो आवारा है, लोफर है, कई लड़कियों से फ्रेंड्स बैंड बनवाता है, बल्कि वो कहती भी है कि अच्छा तुम मुझसे ही प्यार करते हो और कितने लोगों से प्यार करते हो, यकीन नहीं है उसे। शराब भी पी लेता है, झूठ भी बोल लेता है वो। लेकिन एक सीन है कि जब यूरोप में ट्रेनिंग की छूट जाती है, बस छूट जाती है और अगले दिन फिर मिलनी है, बर्फ गिर जाता है उसमें और एक ही कमरे में रुकते हैं, काफी ठंड पड़ रही है। सुबह लड़की उठती है तो उसे लगता है कि मेरी इज्जत तो चली गई और रोने लगती है। मिस्टर राज जो भूमिका शाहरुख खान निभा रहे हैं, देखिए कैसे भारतीय मूल्य उसमें है, कुरमुरे के रूप में ही सही लेकिन है, एक कशल है आर्थिक विकास और मूल्यों में, एक द्वंद्व है। कई दफा ये पराजित होता है, कई दफा वो पराजित होता है, तो वो कहता है कि सिमरन तुम्हें मैं जानता हूं कि एक भारतीय लड़की की इज्जत क्या होती है। ये भारतीय बोला है या नहीं बोला है, शायद बोला है कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। ये मूल्य दिया है भारत ने। हम प्रेम को हमेशा अशरीरी मानते रहे। इस बात को संगम में राज कपूर कहते हैं। अंतिम बात 2 फिल्मों की, क्योंकि समय बहुत मैंने ले लिया, 15 मिनट का समय ही दिया था धर्मेंद्र जी। 2004 की एक फिल्म है ऐतराज। वो ग्लोबलाइजेशन में पूरी तरह से रची बसी फिल्म है। प्रेम है, अक्षय कुमार करीना, ये प्रियंका चोपड़ा, लेकिन शादी नहीं होती। प्रियंका की शादी दूसरी जगह कर लेती है, महत्वाकांक्षी लड़की। अच्छा सही बात है, अगर लड़के महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, अगर वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कई प्रेम को छोड़ सकते हैं, तो लड़कियों को यह अधिकार क्यों नहीं? छोड़ देती है, वो शादी करती है, बिजनेसमैन है, लेकिन उम्र का एक बड़ा फासला। अक्षय कुमार फिर उसी कंपनी में मैनेजर बन के जाते हैं। वो जो पहले दिन देखती है तो बड़ी खुश होती है, शादी हस्बैंड है, करोड़ों का जायदाद है, अब बॉयफ्रेंड भी आ गया। और देखिए प्रियंका चोपड़ा ने वो भूमिका निभाई है और वो कहती है कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम आ गए हो, और वो प्रेम का प्रस्ताव रखती है। अब यहां ये फिल्म जो है, ये बदले हुए जो मूल्य हैं हमारे, या मूल्यों का ध्वस्त होना जो कहें आप, उसका एक परिचय है। लेकिन अंत में फिल्म चूंकि इंडियन फिल्म है, दर्शकों को और भारत में फैमिली स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, चाहे फैमिली में जितनी भी परेशानी हो, लेकिन उस स्ट्रक्चर को हम कहते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसका अल्टरनेट नहीं है। फाइनली वो फिल्म फिर इंडियन मॉडल में चली जाती है और उसको एकाएक लॉकेट में अपनी पत्नी की तस्वीर याद आती है, और यही फिल्म थोड़ा सा मैं मुझे लगता है कि फिल्म का कमजोर पक्ष है। हाँ, कमजोर पक्ष है, और फिर फिल्म फॉर्मूलाबद्ध हो जाती है। लेकिन आप इसमें देखिए कि जो बदला हुआ मूल्य है, वो लड़की कैसे निर्णय लेती है। धर्मेंद्र जी का आ गया है समय का अंतिम फिल्म मर्डर, महेश भट्ट की। महेश भट्ट बदनाम रहे हैं और उसमें जो नायिका है मलिका शेरावत साहब और इमरान हाशमी, वो बदनाम रहे किसी दूसरे चीजों के। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उतनी अच्छी फिल्म मैंने नहीं देखी जहाँ प्रेम और शादी दोनों को एक साथ वो लड़की कैरी करती है। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के बाद ये फिल्मों का सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही बच्चा आता है और एक दिन देखती है कि उसका बच्चा स्कूल से निकल के सड़कों पर भटक रहा है, और लगता है कि इस बच्चे की मौत हो सकती है, इस बच्चे को कितनी जरूरत है मेरी, उस दिन मना करती है अपने प्रेमी को और कहती है कि मेरी भूमिका बदल देगी, मैं माँ हूँ, या माँ के रूप में जो स्त्री का रोल है। और ये जो मैसेज है, उस फिल्म को हम चर्चा में दूसरे कारणों से लेते रहे, इत्यादि इत्यादि। ये कुछ फिल्में थी
जिनके माध्यम से मैंने जो भारत का जो मानस बनता है उसको रखने की कोशिश की। सत्यजीत रे की मृत्यु 1992 में हुई थी और उन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया। उसी समय 1993 में एक फिल्म आई थी खलनायिका, जिसके डायरेक्टर थे सावन कुमार। सावन उस फिल्म के अश्लीलता के बेहद आरोप लगे थे और मैं पटना में था उस समय, और पटना के नवभारत टाइम्स ने एक कॉलम शुरू किया था फिल्में बनाम अश्लीलता, और उसमें सावन कुमार का इंटरव्यू था कि लोग जो देखना चाहते हैं वो मैं दिखा रहे हैं। इसके बरक्स नवभारत टाइम्स ने सत्यजीत रे के उस इंटरव्यू को छापा था, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई थी 1 साल पहले। सत्यजीत रे ने कहा कि जरूरी नहीं कि लोग क्या देखना चाहते, जरूरी ये है हम क्या दिखाना चाहते हैं। हालांकि कला में अश्लीलता जैसी कोई चीज होती नहीं, दृष्टिकोण आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए कि किस दृष्टि से उस चीज को आप रख रहे हैं। यह फिल्में हमें अच्छा बनाई, बुरा बनाई, कितना बनाई, यह बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं, हमारे जो तकनीकी वक्ता हैं वे लोग इस पर बात करेंगे। आपने मुझे सुना, धर्मेंद्र जी आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिनेमा पर आपसे चर्चा आपकी कक्षाओं में भी होती रही है और वो सिलसिला आज भी जारी है। मैंने संचालन करना इसलिए चुना था क्योंकि ये सोच थी कि हम कम से कम बोलेंगे, लेस संचालन होगा और अपने वक्ताओं को अधिक से अधिक सुनेंगे। थोड़ा बहुत जो बोलना था वो समय भी सर ने ले लिया है, तो बिना किसी औपचारिकता के मैं अब सीधे अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगा। आज के इस कार्यक्रम के हमारे अगले मुख्य वक्तव्य देने हेतु मैं रविकांत सर को आमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आयुष्मान से आग्रह करता हूं कि आप आए सर का परिचय प्रस्तुत करें। आयुष्मान। डॉक्टर रविकांत द्विभाषी इतिहासकार, लेखक, अनुवादक, आर्काइविस्ट के रूप में ख्याति लब्ध हैं। आपने अपना स्नातक 1988 में हिंदू कॉलेज से पूरा किया। 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में स्नातक पूर्ण किया। 1994 में आपने विभाजन पर अपना लघु शोध प्रबंध लिखते हुए अपने एमफिल पूरा किया। 2015 में हिंदी सिनेमा की भाषा के सामाजिक इतिहास पर आपने अपनी पीएचडी पूर्ण की। 7 सालों तक आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्यापन कार्य भी किया है। CSDS में आप मीडिया हिस्ट्री पढ़ाते रहे हैं। सराय प्रोग्राम में विभिन्न भूमिकाओं का आपने निर्वहन किया है। इग्नू के लिए आपने सिनेमा से जुड़ी समृद्ध पाठन सामग्री तैयार की है। आपकी किताब मीडिया की भाषा लीला वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। आपने फ्रेंचेस्का ओर्सिनी के साथ 2022 में प्रकाशित बहुचर्चित किताब इंग्लिश लाइव लैंग्वेज मिक्सिंग अक्रॉस मीडिया का संपादन किया। आपने साहिल लुधियानवी की जन्मशती पर नया पथ पत्रिका के विशेषांक का अधिक संपादन किया। नया पथ के लिए ही हिंदुस्तानी सिनेमा के 100 साल पर विशेषांक का भी अधिक संपादन आपने किया। बीते 2 दशकों में इस तरह के अनेक लेखन और संपादन कार्य आपने किए हैं। वर्तमान में आप प्रतिबंधित साहित्य पर भी काम कर रहे हैं। आपके काम के क्षेत्र को अगर 3 शब्दों में समेटना हो तो वे होंगे समय, समाज और संस्कृति। ये वही विषय हैं जिन पर CSDS से निकलने वाली पत्रिका प्रतिमान केंद्रित है। आप इस पत्रिका के संपादक भी हैं। श्रव्य द्रष्टव्य सिनेमा में रेडियो 2.0 शीर्षक से लिखे अपने लेख में आपने सिनेमा को संगम माध्यम होने का हकदार माना, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें समय के मौजूद तमाम माध्यम समाहित हो जाते हैं। जब साहिल ट्रोल हुए शीर्षक से लिखे लेख में आपने सिनेमा पत्रकारिता में भी किस तरह हिंदी उर्दू विवाद फैला उसकी पड़ताल की। साहित्य सिनेमा की जुगलबंदी शीर्षक से अपने लेख में आपने साहित्य और सिनेमा के संबंधों को विस्तार से व्याख्यायित किया। हिंदी लोकवृत्त में आर्काइवल जैसे काम को बहुत कम महत्व दिया जाता है। आप आर्काइव की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं। अभी आप CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपके वक्तव्य आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। इतने संक्षेप में कितना कुछ कह दिया मेरे बारे में। अब मुझे लग रहा है कि आपकी अपेक्षाएं बढ़ गई होंगी, वक्त थोड़ा कम है।
लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ये ऐतिहासिक कमरा है मेरे लिए। मैं हूँ तो इतिहास विभाग का, लेकिन हिंदी विभाग से भी मेरा नज़दीकी रिश्ता रहा है। मेरे मित्र देख बैठे हुए हैं, राजीव डुंगलेंद्र जी से भी मिल चुका हूँ, अनंत विजय पुराने दोस्त हैं, और बाकी लोगों से मैंने पढ़ा और सीखा है पढ़ के, क्योंकि साहित्य के जरिए मैं इतिहास लिखता आया हूँ। पार्टीशन पर मेरा एक काम हो ही रहा है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है विद्यार्थियों से बात करने का, तो मैं उसको चूकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी एक शिक्षक जिंदा है। CSDS में पढ़ाने का मौका कम मिलता है, हम शोध ज़्यादा करते हैं, किताबें ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें कह दी गई हैं, उन्हीं बातों को मैं दूसरे ढंग से दोहराऊँ, ठीक है। कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा होगा तो आप नहीं देख पाएंगे, है ना। तो उसी को मैं संक्षेप में कर देता हूँ, और मैं भी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं और है ना यहाँ 7 स्लाइड है, चलिए देखते हैं। और इसमें YouTube नहीं चलता है ना? नहीं चलता है, कोई बात नहीं। मैं जो विप्लव जी और जो अनिल जी कर चुके हैं उसी बात को एक तरह से दोहराऊंगा, लेकिन अपने शब्दों में दोहराऊंगा। वो ये कि आधुनिक प्रौद्योगिकी है सिनेमा, हम सब जानते हैं। 19वीं सदी के अंत में आता है सिनेमा, दुनिया में और हिंदुस्तान में एक साथ, ठीक है। तो इसको याद रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी है, और ये तकनीकी ढंग से चमत्कार पैदा कर सकता है ना। वो चमत्कार जो कि सर्कस में पैदा किया जाता था, वो चमत्कार जो नाटकों में पैदा किया जाता था, वो अब टेक्नोलॉजी के जरिए, है ना। फोटोग्राफी जो कि मूविंग इमेज है ना, चलता फिरता चित्र है, जिसमें कि बाद में खामोश सिनेमा फिर वो बोलने लगता है, और भी कई चीजें लगातार उसमें जुड़ती जाती हैं। सफेद स्याह से लेकर के फिर सिनेमा रंगीन हो जाता है, डॉल्बी सिस्टम आ गया है। लेकिन ये याद रखना चाहिए, जैसे कि आयुष्मान ने भी कहा कि ये संगम माध्यम रहा है। जैसे आपका ये मोबाइल आपके हाथ में है, जो ये संगम माध्यम की एक बहुत अच्छी मिसाल है। इसमें सब कुछ है, इसमें टेक्स्ट है, इसमें इमेज है, छवियां हैं, इसमें टीवी है, ऑडियो विजुअल है, और तो और आप एडिटर हैं, आप कैमरामैन हैं, आप एग्जीबिटर हैं, आप सब कुछ है ना। सिनेमा का पीर, बावर्ची, भिष्टी, घर, आप सब हैं अगर आपके पास मोबाइल है। और सिर्फ सिनेमा का नहीं, किताब भी आप इस पर छाप सकते हैं और लोग छाप ही रहे हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं और ये लिख सकता है, ये लिखता है और आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक पूर्ण रूप है सिनेमा। हालांकि दोनों के बीच में भयानक अंतर है, दशकों का अंतर है, और कई टेक्नोलॉजीज की छलांग है बीच में, है ना। बहुत लोगों का श्रम गया है इसमें। तो प्रौद्योगिकी को याद रखना चाहिए सिनेमा की बात करते हुए, एक एंगल वो है। और यह भी याद रखना चाहिए कि सिनेमा एक निर्मिति है। सिनेमा आपको याद देखते देखते इतना फंसा लेता है अपने जाल में, अपने जंजाल में कह सकते हैं आप, माया जाल में कह सकते हैं, बल्कि कि आपको लगता है कि जो घट रहा है बिल्कुल सही है। वैसा ही तो होता है, साहित्य में भी एक ताकत होती है, शब्दों के जरिए वो होता है। इसमें और भी ज्यादा ताकत होती है। क्यों? क्योंकि सिनेमा तमाम इंद्रियों को एक साथ संबोधित करता है, तमाम इंद्रियों को छंत्रित करता है ना। इसलिए सिनेमा दरअसल एक मीडिया नहीं है, सिनेमा कई मीडिया का संगम है। और मेरा इतिहास लिखने का तरीका, और मेरे जैसे कई साथियों, नई पीढ़ी के जो इतिहासकार हैं सिनेमा के, वो सिनेमा को ऐसे ही देखते हैं कि सिनेमा सिर्फ सिनेमा से नहीं समझा जा सकता। पर्दे के बाद भी एक नई कहानी शुरू होती है सिनेमा को उपभोग करने की। सिनेमा को, जैसे आप फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, है ना, तो गॉसिप एक उसका एक अंग है ना। अपने सितारों के बारे में जानना चाहते हैं, किसका किसके साथ
प्रेम चल रहा है, इश्क चल रहा है, किसका टूट गया वगैरह वगैरह, तमाम तरह के कुछ भी, किसने कौन सा कुत्ता पाला है, किसने कौन सी बिल्ली पाली है, और कहाँ छुट्टी मना रहा है वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जो है उस इकोलॉजी, उस पर्यावरण का हिस्सा है जो सिनेमा पैदा करता है, क्योंकि एक स्टार सिस्टम इस सिनेमा है, व्यापार है सिनेमा, और बहुत पूंजी लगती है उसमें, इसलिए व्यवसाय तो ये है ही। और व्यवसाय 1990 के बाद नहीं हुआ है, व्यवसाय शुरू से, ठीक है। इसके बारे में हमें कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। जब दादा साहब फाल्के साहब, ठीक है, अब अपने घर की तमाम चीजें और पत्नी के जेवरात, है ना, गिरवी रखते हैं, तो धन लगा रहे थे, अपनी पूंजी लगा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हमने देखा, क्या भारतीय फिल्म हम नहीं बना सकते? उसी तरह से तो उन्होंने श्री कृष्ण जन्म बनाया, ठीक है। कहा गया कि धार्मिक फिल्में थी शुरुआत में, धार्मिक फिल्में इसलिए भी थी कि धार्मिक सब्जेक्ट, धार्मिक विषय थोड़े सुरक्षित विषय। अंग्रेज सरकार वरना प्रतिबंध लगाती, जो कि उसने लगाया भी, विदुर पर लगाया, कई फिल्मों पे प्रतिबंध लगाए गए, सेंसरशिप बहुत सख्त था, ठीक है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में थोड़ा सा डरती थी सरकार। इस धार्मिक फिल्में, पौराणिक फिल्में बहुत सारी बनाई गई, लेकिन ये बात भी सही है, जैसा कि सतियों की कहानियों पे, भक्तों की कहानियों पे, तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति, तमाम पौराणिक कहानियां जिनका भी लगातार मध्यकाल में भक्ति युग में अनुवाद हो रहा है, वो आधुनिक काल में भी अनुदित होती है, जिसको हम हिंदी साहित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिनेमा में भी वह प्रवेश करता है, ये दिलचस्प है। तो ये जो परंपरा है मूल्यों की, आप कह सकते हैं, उसमें भक्ति भी शामिल है, उसमें गैर भक्ति मतलब समाज भी शामिल है, उसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है, बहुत सारी चीजें शामिल है, क्योंकि सब कुछ एड्रेस कर रहा है। तो एक मनोरंजन का भी साधन है, जिससे हमको कतराना नहीं चाहिए। ये डिबेट लगातार चलता रहा सिनेमा को लेकर के कि भाई इसको मनोरंजन करना चाहिए कि शिक्षा देनी चाहिए सिनेमा को, और इस आज ये बेनतीजा डिबेट है। भाई दोनों ही करता रहा है, हमेशा से करता रहा है। मनोरंजन नहीं करेगा तो क्यों मजदूर पैसा दे करके दिन भर मेहनत करता है, जा करके देखेगा सिनेमा? ये कोई भी वही अगर उसको देखना है जो यथार्थ वो झेल रहा है दिन भर, तो क्यों सिनेमा देखेगा? वो तो रिलैक्स करने के लिए जाता है, टाइम पास करने जाता है, मजे लेने के लिए जाता है, फंतासी, चाहत, अरमान और फंतासी के कल्पना लोक में जाना चाहता है। ये कल्पना लोक बहुत दिलचस्प है, इसीलिए सिनेमा को हमेशा यथार्थ नहीं समझना चाहिए, उसमें कल्पना का पुट बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अर्ज करना चाहूंगा आपसे कि गाने का स्पेस खास तौर पर जो है हमारे यहाँ की फिल्मों में, वो गाने का अवकाश जो है उस कल्पना लोक के काफी करीब है। क्योंकि ट्यूलिप गार्डन में सिलसिला फिल्म में अचानक रेखा और अमिताभ बच्चन घूमते हुए नजर आते हैं, एक तरफ कश्मीर, एक तरफ ट्यूलिप गार्डन एम्स्टर्डम, ठीक है। वहां के कैसे एक ही गाने में एक उनके ड्रेस लगातार बदलते चले जाते हैं, ठीक है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। उसी तरह से जैसे कि अगर धार्मिक उदाहरण इसी के पैरेलल में, बहुत सारे लोगों ने सिनेमा में पहली बार तीर्थ यात्राएं की, ठीक है, उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन किए नहीं थे, ठीक है, सिनेमा के जरिए उन्होंने देखा। वैसे जैसे कि उन्होंने न्यूयॉर्क देखा, जैसे पेरिस देखा, जैसे भारत के ही दूसरे शहर देखे, मुंबई देखा, कितने लोग मुंबई जा पाते थे, कलकत्ता देखा, छोटे बड़े शहर देखे, फिर मध्य धारा का जब सिनेमा बाद में आता है तो उसमें छोटे छोटे शहर आने लगते हैं। आजकल जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिखाई दे रहा है, पंचायत, ये वो, तो वो महत्वपूर्ण है कि सिनेमा का जो दायरा है काफी विस्तृत है। सच ही कहा गया कि महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो भी है इसमें है और इससे बाहर कुछ नहीं है। आज के सिनेमा के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं कि समग्र चीज है एक तरह से, और हर तरह की धाराएं। महत्वपूर्ण यह भी है कि उसको लेकर के डिबेट भी रहा है कि सिनेमा क्या करे। वैश्विक और भारतीय मैंने कह दिया, लेकिन
भारतीय कहने से क्या काम चल जाता है, सिनेमा समझ में आ जाता है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं, क्योंकि भारत कब से आप शुरू मानते हैं, है ना? 1947, तो फिर हम पाकिस्तान को उसमें छोड़ देते हैं, बांग्लादेश को छोड़ देते हैं, ठीक है। मेरा मानना यह है कि सिनेमा वहां तक पहुंचता है जहां तक बाकी माध्यम नहीं पहुंच पाते। एक तो इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती, आप समझ सकते हैं, सराह सकते हैं सिनेमा को, नंबर 1। दूसरी बात, ये ट्रैवल करता है, एक ऐसी चीज है जिस तरह से संगीत एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कैसेट के रूप में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड के रूप में, रेडियो तरंगों पर, ठीक है, जा सकता है, उसी तरह से ये जा रहा है। और ये कॉमन इतिहास भी है। 1947 से पहले दक्षिण एशिया अखंड है ना, अविभाजित है। उस इतिहास को हम छोड़ नहीं सकते, वरना हमारा भारत तो बहुत सिकुड़ जाएगा। बल्कि मैं कहूंगा कि फिर ये ऐसा एक्सपोर्ट बनता है, एक ऐसा निर्यात की वस्तु बनता है जिसका जो लोहा लेता रहता है, आजकल टैरिफ का बड़ा ट्रेड वॉर की चर्चा हो रही है, जो कि लगातार लोहा लेता है हॉलीवुड से, जिसका एक वैल्यू है बाजार में, जो कि अपनी खुसूसियत के बल पर, अपनी खासियत के बल पर, अपनी विशिष्टता के बल पर इस बाजार में कायम रखता है पूरी 20वीं सदी तक। अब थोड़ा सा वो सिनेमा बदल रहा है और उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इतिहासकार हूँ, थोड़ा पीछे ज्यादा रहता हूँ, हाल की फिल्में मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखी है, ठीक है। यही इसकी खासियत है सिनेमा की, इसकी संगीतमयता। पश्चिम में भेद है, पॉप म्यूजिक अलग है, ठीक है, फिल्म अलग है। फिल्मों में ज्यादा म्यूजिक नहीं होता, कम से कम गाने नहीं होते उस तरह से, बहुत कम होते हैं। वो स्प्लिट बहुत पहले हो गया, वो विभाजन पहले हो गया। हमारे यहाँ ये परंपरा बहुत चलती चली आई। क्यों? पारसी थिएटर में भी वो होता था, है ना। जयशंकर प्रसाद को उस तरह की गीतमयता अपने नाटकों में डालनी पड़ी। पारसी थिएटर का कितना वर्चस्व था, वो भी कमर्शियल माध्यम था। पारसी थिएटर के नाटक पेरिस में दिखाए जाते थे, ठीक है, कितना उसका वर्चस्व था। तो उसी को इनहेरिट किया, उसी को लिया हमारे सिनेमा ने, और उसी को लगातार बदलता गया है। उसमें तरह तरह के प्रभाव पड़े हैं। अति नाटकीयता, है ना, मेलोड्रामा। मेलोड्रामा एक फॉर्म है और ये भी पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ उसको खास तौर पर हमने अभी तक छोड़ा नहीं उस फॉर्म को। मेलोड्रामा में क्या होता है, एक मजबूत है और एक कमजोर है, और दोनों के बीच में लगातार पूरी फिल्म लड़ाई चलेगी। जो कमजोर है उसका पक्ष नैतिक होता है, ठीक है, जो मजबूत है उसका पक्ष अनैतिक होता है। पूरे रास्ते विलेन हीरो को और हीरोइन को, दोनों को भी लगातार पीटता रहता है। आखिर में सत्य की और नीति की विजय हो जाती है ना। यही कहानी होती है। तो यही जो, और इसमें बहुत सारे संयोगों की कहानी होती है ना। ये अच्छा, व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो क्या होता, हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं, हम इसी में फंस जाते हैं। व्हाट इफ, अब ऐसा होता तो क्या होता, अब क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, उस कहानी में हम फंसे रह जाते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ मेलोड्रामा नहीं है, सामाजिक मेलोड्रामा है, ये पारिवारिक मेलोड्रामा भी है, और ये सुखांतिकता भी है। ये दुखांत नहीं है ज्यादातर फिल्म मैं कह रहा हूं। तो ये सिनेमा जो है हमारा इतिहास तो है, पिछले 100-125 सालों का इतिहास अब आप हमारे सामने लेकर के आता है, क्योंकि इसको उस एक निर्मित है। आपको सिनेमा को पैदा करने के लिए पहले नाटक बनाना होगा। अगर आप नाटक नहीं रचेंगे तो फिर सिनेमा कैद क्या, आपका कैमरा कैद क्या करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। कई बार हम मानते हैं कि जो कैमरे में आ रहा है वह तो यथार्थ है, लेकिन जो और कुछ आ रहा है वो यथार्थ नहीं है। एक बड़ा बढ़िया जोक है जो मैं अक्सर करता हूँ, ये जोक पता नहीं आप लोगों ने मुझसे सुना है कि नहीं, लेकिन एस.डी. बर्मन के साथ ये सवाल पूछा था किसी ने। एस.डी. बर्मन बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, आर.डी. बर्मन के पिताजी। तो उनसे पूछा गया कि दादा, ये जो जंगल में हीरो हीरोइन जाते हैं और अचानक गाने लगते हैं, हाँ, तो गाने लगते हैं तो ठीक है, गा सकता है, दो इंसान जा रहे हैं, गा ही सकते हैं,
लेकिन ये ऑर्केस्ट्रा कहां से टपक पड़ता है एकाएक जंगल में। तो दादा ने ऐसा मतलब जवाब दिया, उन्होंने कहा वहीं से टपकता है जहां से कैमरा टपकता है। हम भूल जाते हैं कि कैमरा भी एक निर्माण कर रहा है, उसी तरह से जैसे हम कहानी का निर्माण करते हैं, उपन्यास का निर्माण करते हैं, उसी तरह से सिनेमा एक निर्मित है। हर फ्रेम को ध्यान से देखिए, उसमें कोई भी चीज अक्सर फालतू नहीं मिलेगी आपको। वो चीज रखी गई है तो किसी उद्देश्य से रखी गई, ठीक है। हमें हमारे गुरुओं ने यही सिखाया है। तो इसीलिए अभिलेखागार है हमारी लोक संस्कृति का। आपसे होली गाने कहा जाता है तो आपको रंगवर से भीगे चुनर वाली याद है ना। अब ये चूंकि हम शहरी लोग हो गए हैं, गांव से हमारा नाता टूट गया है, होली भी हमें नहीं याद रहती, ठीक है। तो लोक संस्कृति का अभिलेखागार है बहुत बड़ा। ये भूगोल का ऐसा भूगोल जो पहले नहीं था। दिल्ली जो नहीं दिखाई देती थी अब नहीं दिखाई देती, जो पहले हुआ करती थी अब दिल्ली दूर नहीं देख लीजिए। राज कपूर की फिल्म है जिसमें एक बच्चा नेहरू जी से मिलने की बहुत कोशिश करता है, मिल नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बिजी है, ठीक है। इमारतें उस समय का कनॉट प्लेस कैसा दिखता है, उस समय की सड़कें किस तरह से निर्जन और सुनसान है, भाषा किस तरह की थी, ठीक है, सॉरी, सौंदर्य प्रसाधन है ना, फैशन वगैरह, इसमें चीजें हम जोड़ते चले जा सकते हैं और इसका असर तो है ही। अब देखते हैं क्लिप जरा चला के कि सिनेमा खुद अपने प्रभाव को कैसे दिखा रहा है, ठीक है। सिनेमा ने सिनेमा के बारे में भी बहुत सोचा है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सोचते नहीं, सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, सोचते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये उसी सोच का एक परिणाम है। ये गाना चलेगा, चलेगा, क्या ख्याल है? ये 1957 ये 1957 की फिल्म है और लेबर समस्या पर बनी हुई फिल्म है और इसका गांधीयन रेजोल्यूशन है, यानी गांधीवादी इसका समाधान है, न कि मार्क्सवादी या ट्रेड यूनियन वादी समाधान। गांधीवादी दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। जैसा कि फिल्मों में भी उस तरह का मूल्य बोध लगातार चलता आता है कि एक एंग्री यंग मैन को पैदा होने में 1970 का दशक लगा, ठीक है। उसके पहले सारे समझौते हृदय परिवर्तन से हो जाते थे, सारे बदलाव हृदय परिवर्तन से ही हो जाते थे। कुछ हो जाता था, है ना, समाज में कुछ इक्वेशन समीकरण बदल दिए जाते थे या कुछ ट्वीक कर दिया जाता था, घुमा दिया जाता था कि बदल जाता था। और एक चाहे पारिवारिक कलह की बात हो या सामाजिक कलह की बात हो या शहर की कलह की बात हो, समस्या कोई भी होती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था, उसका गांधीवादी समाधान हो जाता था, ठीक। दूसरी बात, ये गाना उस समय की स्थिति पर टिप्पणी कर रहा है। क्या वह ये गाना गोल्डन एज कहते हैं संगीत का, 1950 के दशक को, फिल्मों का गोल्डन एज भी उसको कहा जाता है। और उसी समय, ठीक है, नेहरूवादी युग में 5 साल तक फिल्मी गाने बैन कर दिए गए ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक, जो कि फिर 1957 में जाकर के फिर से अनबैन हुए, जब विविध भारती की स्थापना हुई और पंडित नरेंद्र शर्मा जो कि बहुत बड़े कवि थे, उनके निर्देशन में फिर विविध भारती शुरू होता है और गाने बजने लगते हैं। लेकिन इस बीच क्यों ये भारतीय इतिहास सिर्फ भारतीय इतिहास नहीं है, श्रीलंका का रेडियो सिलोन बहुत बड़ा एक प्लेयर बनते उभरता है, बहुत बड़ा हीरो बन जाता है लोगों के लिए। अमीन सायानी एक बहुत बड़े हीरो बन जाते हैं क्योंकि लोग तो उन गानों को सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इतनी रचनात्मकता है, इतनी ताकत है उस रचना में कि लोग उसको, इतना दुर्निवार आकर्षण है उस गीत के प्रति कि सरकार चाहे जो भी करे, जनता उस समय गोवा स्टेशन लगा देती थी या रेडियो सिलोन लगा देती थी।
ठीक है, इस तरह से वो बड़े समझ गए। बस एक और क्लिप दिखाता हूं, ठीक है। सवाल ये है कि जो ये मूल्य है ना, इसको लेकर के डिबेट है। अगर आप गांधी को पढ़ें सिनेमा को लेकर, सिनेमा से उनको सख्त परहेज है, आप देख सकते हैं। कई लोग सिनेमा से नफरत करते हैं, अच्छे घर की बहू बेटियां नहीं जा सकते सिनेमा में काम कर, लड़के भी नहीं जा सकते हैं काम करने के लिए। तो जो विमलेंदु जी तवाइफों का जिक्र कर रहे थे, तवाइफों ने, एंग्लो इंडियंस ने और दूसरे लोगों ने सिनेमा को शुरुआत में बल दिया, वो मैन पावर, वुमन पावर दिया जिसके बल पे सिनेमा खड़ा। ये दिलचस्प है। उनमें से कई को हिंदी नहीं आती थी क्योंकि खामोश थे वहां, ठीक है। उसी समय आप जब सिनेमा बोलने लगा तो उसमें से कई बेरोजगार हो गए, है ना, महिलाएं, फिर हिंदुस्तानी, फिर तमिल, तेलुगु, बांग्ला, तरह तरह की फिल्मों का उदय होता है 30s के बाद से, जब सिनेमा बोलने लगता है और गीत संगीत आता है। तो उसी समय अंबेडकर से एक इंटरव्यू लिया गया, है ना, 1942 के फिल्म इंडिया में, और उसमें अगर उनका एटीट्यूड आप सिनेमा के प्रति देखें, बायोस्कोप में एक लेख अभी हाल में निकला है, उसको पढ़िएगा आप लोग, तो उसमें वो बात वो अपने वक्त से बहुत आगे चल रहे हैं। वो सिनेमा के प्रति उतना नेगेटिव, उस तरह की निषेधात्मक प्रवृत्ति उनकी नहीं है जितना कि गांधी जी के है, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। गांधी जी की आलोचना ख्वाजा अहमद अब्बास ने की, कई लोगों ने की, कई फिल्मकारों ने की, लोग तरह तरह की फिल्में बना रहे हैं उस समय, है ना, वामपंथ के लोग बना रहे हैं, दक्षिण पंथ के लोग बना रहे हैं। आपको कभी महर्षि वाल्मीकि फिल्म देखनी चाहिए उस समय की, जिसमें राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर दोनों हैं। उसमें वाल्मीकि की जो कहानी हम लोग पढ़ते आए हैं उसको दूसरे ढंग से पेश किया। तो आप खुद देखिएगा, यूट्यूब पे ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। अब ये भारतीय कैसे 1962 में भी पाकिस्तान में जिंदा है, पाकिस्तान के इस गाने में जिंदा है, ठीक है। एक फिल्म है मौसीका, यानी संगीत का, ठीक है, उसका ही गाना सुनिए। बस उसके बाद मैं दो बात एक सेंटेंस बोलूंगा, ठीक है। ऐसा गाना है जो यहाँ संगीत के बड़े बड़े उस्तादों ने गाया है, ठीक है। भीमसेन जोशी, आमिर खान, कई लोगों ने गाया है इसको। ये गाना ट्रैवल करता है पाकिस्तान में, ठीक है, और वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तानी सिनेमा के हिस्सा थे वहां चले जाते हैं और उस परंपरा को लेकर के जाते हैं, उस स्मृति को लेकर के जाते हैं और उस सांगीतिक स्मृति को भी लेके जाते हैं। वरना ब्रजभाषा का पाकिस्तान में क्या था? बस मैं रोकता हूं क्योंकि बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हम आपको और सुनना चाहते थे, आपकी इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन समय का ऐसा दबाव है, मैडम की भी कुछ अन्य व्यस्तताएं हैं, सर की भी अन्य व्यस्तताएं हैं, इसलिए कार्यक्रम हमें समय से समाप्त करना है। बिना किसी देरी के मैं आनंद विजय सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं और उसके पहले परिचय हेतु चंदन आप आमंत्रित हैं। सर का संक्षिप्त परिचय रखें और उसके बाद सर आप आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए। नमस्कार, मैं चंदन आप सभी के समक्ष आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री अनंत विजय जी का परिचय रखना चाहूंगा। 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म क्रिटिक के सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार श्री अनंत विजय जी वर्तमान में हिंदी जनमानस के बहुपठित अखबार दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। दैनिक जागरण में सिनेमा, कला और संस्कृति को समर्पित आपका रविवारी कॉलम खासा चर्चित है। समसामयिक विषयों पर आप निरंतर महत्वपूर्ण एवं स्वतंत्र लेखन करते रहे हैं। आपने भागलपुर विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में BA ऑनर्स की पढ़ाई की, तत्पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। इसके साथ ही पत्रकारिता में मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन तथा बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हासिल किया। तकरीबन 2.5 दशक तक फैले अपने पत्रकारिता के बृहद करियर में आपने अनेक रूपों में हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध किया है। सक्रिय रूप से स्तंभ लेखन करने के साथ साथ आपने विभिन्न विषयों पर विपुल मात्रा में पुस्तक लेखन भी किया है।
प्रसंगवश कोलाहल कलह में विधाओं का विन्यास, लोकतंत्र की कसौटी, मार्क्सवाद का अर्धसत्य इत्यादि आपकी चर्चित कृतियां हैं। हाल ही में आयोजित हुए प्रतिष्ठित कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल में आपकी पुस्तक ओवर द टॉप ओटीटी का मायाजाल को साल 2025 के लिए हिंदी की सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन के रूप में चुना गया है। साथ ही मार्क्सवाद का अर्धसत्य बेस्ट सेलर के रूप में भी चर्चित रही है। आपने मेरे पात्र तथा अखिल भारतीय कहानी, ठीक है, इस परिचय के साथ आपने मेरे पात्र तथा अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत कहानियों के संग्रह कहानी का भी संपादन किया है। आपने लंबे समय तक न्यूज चैनल में भी काम किया है। सिनेमा, साहित्य और राजनीति आपको विशेष रूप से सुहाते हैं, अतः ये सभी आपके रुचि के क्षेत्र हैं। इस परिचय के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री अनंत विजय जी को आज के मुख्य वक्तव्य के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री अनंत जी। अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा सिंह जी, मेरे पूर्ववर्ती वक्ता रविकांत जी, विनेंदु जी, धर्मेश जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, आज का विषय बहुत दिलचस्प है और मैं प्रयास करूंगा कि मैं विषय के इर्द गिर्द रह सकूं। भारतीय मूल्यबोध और हिंदी सिनेमा। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी संक्षिप्त, मैं बहुत छोटा बोलूंगा, मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत भाषण सुन चुके हैं। तो ओवरडोज ऑफ अभी कल मैं कोई फिल्म देख रहा था, वेब सीरीज की, एंडरलिन का डोज। अच्छा, तुमको मेरी कसम एक फिल्म आई है अभी कल परसों, मैंने उदयपुर में देखा उसको। उसमें एंडरलिन का डोज देके मर्डर कर दिया जाता है उसका, तो मैं किसी भी चीज का डोज नहीं देने वाला हूं। तो भारतीय मूल्यबोध क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। और ये भारतीय को अगर एक जगह हम छोड़ दें तो मूल्य और मूल्य का बोध क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हमारे मूल्य बनते कैसे हैं, हम किन मूल्यों को लेकर, अभी डॉक्टर रविकांत ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि भारत कब से, तो इनके इस प्रश्न का एक लाइन में उत्तर है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। आप 47 से भारत को देखना चाहते हैं, आप 47 से देखिए। आप अखंड भारत को देखना चाहते हैं, अखंड भारत से देखिए। आप ऋग्वेद के पहले श्लोक से भारत को देखना चाहते हैं, वहां से देखिए। ये हमें, यही हमारी परंपरा है, यही हमारे मूल्य है कि आप, ये हमारे मूल्य ये है कि हम किसी एक भगवान पर यकीन नहीं करते। हमारे धर्मेश जी चाहे तो सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं और मैं चाहूं तो लक्ष्मी जी की पूजा कर सकूं, यही हमारे मूल्य है। हम तो मान सहित विसखाए के सम्मु भरे जगदीश। तो अगर मान के साथ साथ विष भी खाना पड़े तो हम खा लेते हैं। हमारा मूल्यबोध पश्चिम का मूल्यबोध नहीं है, ये बहुत कायदे से समझने की आवश्यकता है। हम भारतीय मूल्यबोध, बहुत अच्छा, जिसने भी इस विषय को चुना है बहुत अच्छा विषय, और इसकी फ्रेमिंग जो की गई है शब्दों की बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि और जब हम इस भारतीय मूल्यबोध को, अब हमारे मूल्य कई बार जो है वो परंपराओं से बनते हैं, लोक से बनते हैं, लेकिन लोक को जैसे ही आप फोक से समझने का प्रयास करेंगे आप उस मूल्य और मूल्यबोध से भटक जाएंगे। क्योंकि फोक में जो चीजें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो लोक से बहुत ही संक्षिप्त रूप में होगा। वो बड़ी ऐसी परिभाषा देते हैं जर्मन सोशियोलॉजिस्ट की, वो एक समूह, एक छोटा सा ज्योग्राफिकल टुकड़ा है, वहां रहने वाले लोग हैं, उनकी आदतें वही लोग हैं। हमारे यहाँ वो लोग नहीं है, हमारे यहाँ नीति पॉलिसी नहीं है, हमारे यहाँ धर्म रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म मतलब क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो इन सब चीजों को सोचते हुए अगर फिल्मों की मैं बात करूं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दो फिल्म का, और दो बहुत सारे नाम लिए गए फिल्मों के, दो फिल्म का मैं भी नाम ले लेता हूं, लिया जा चुका है। एक तो मदर इंडिया, बहुत महान फिल्म कही जाती है उसको, और संभवतः ऑस्कर में पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। उनके निर्माता थे महबूब खान साहब, और महबूब खान साहब की फिल्में किस चीज से शुरू होती थी, किसी ने गौर किया उसको? महबूब खान की फिल्में शुरू होती थी तो उसमें हंसिया और हथौड़ा दिखाया जाता था। ये उनके मूल्य थे, ये उनका बोध था। पृथ्वीराज कपूर की या राज कपूर की फिल्में जब
राज कपूर की जब फिल्में शुरू होती है तो वहां क्या दिखाया जाता है? पृथ्वीराज कपूर शिवलिंग के सामने बैठ के पूजा कर रहे हैं। ये उनका बोध था, मूल्य बोध। तो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि धार्मिक फिल्में बनी थी। अब मुझे नहीं लगता कि वो धार्मिक फिल्में थी, वो भारतीय फिल्में थी। क्योंकि मुझे तभी याद आ रहा था कि राज कपूर और सचिन भौमिक के बीच एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। सचिन भौमिक बहुत बड़े राइटर थे फिल्मों के, और उनकी 16-17 फिल्में एक के बाद एक हिट हो चुकी थी। उनकी इच्छा थी कि वो राज कपूर के साथ फिल्म करें। बड़ी मेहनत से उनको राज कपूर के से मिलने का समय मिला। आरके स्टूडियो के प्रसिद्ध कुटिया में पहुंचते हैं, वहां उन दोनों की मुलाकात होती है। बहुत लंबा किस्सा है, टू कट इट शॉर्ट। राज कपूर ने जब उन्होंने कहानी नरेशन दे दिया 2 घंटे का, तो राज साहब ने उनसे पूछा कि आप अपनी कहानी एक लाइन में बताइए। ये बॉलीवुड में बहुत अभी भी चलता है। अभी जो एक बहुत बड़े कवि इन दिनों समकालीन हैं, युग कवि कहे जाते हैं, वो भी नरेशन में गए थे। उनसे कहा गया कि आप अपनी कहानी एक लाइन में बताइए, तो वो नहीं बता पाए। तो फिल्मों में राज कपूर को सचिन भौमिक भी नहीं बता पाए। बहुत देर तक प्रयास किया, फिर राज कपूर ने कहा भारत में जो फिल्में हिंदी बन रही हैं फिल्में, उसमें एक ही कहानी चलती है, और एक कहानी एक लाइन में ये है, राम था, सीता थी, रावण आ गया। हीरो था, हीरोइन थी, विलेन आ गया। और अब इसी के इर्द गिर्द तमाम कहानियां बनी है। किसी को भी देख लीजिए, आप शोले को देख लीजिए, आपको उसमें रामायण दिखाई देगा। आप किसी भी फिल्म को देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं रामायण का कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई अंश दिखाई देगा। गांधी की हम बहुत बातें कर रहे हैं, गांधी को हमने फिल्मों में रखा कहां? गांधी और भगत सिंह हमारी हिंदी फिल्मों में सिर्फ थाने में तस्वीर की तरह लटके हुए नजर आते हैं। डेव किंग्सले ने जब तक गांधी फिल्म जब तक नहीं बनाई, गांधी एक गोरा आके, तब तक भारत में कोई अच्छी फिल्म गांधी पर नहीं बनी। और गांधी अगर फिल्मों से नफरत करते थे तो उसका एक वाचिक कारण, जब गांधी देश के युवकों को स्वाधीनता संग्राम में प्रेरित कर रहे थे, उस समय पारसी थिएटर के प्रभाव में बहुत सारे युवा घर द्वार छोड़कर और पारसी थिएटर में काम करने वाली युवतियों के मोह पाश में भाग रहे। तभी गांधी ने फिल्म देखना छोड़ा। मीराबेन के कहने पर गांधी एक और कोई फिल्म देखने गए थे। राम राज्य की बहुत बातें होती है, उसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, कहीं भी सोर्स पे नहीं मिलता कि उन्होंने वो फिल्म आधी अधूरी पूरी देखी या नहीं देखी। लेकिन मीराबेन की एक इसमें डायरी में उल्लेख मिलता है कि वो एक फिल्म देखने गए थे, नाम भूल गया, और जब फिल्म में उन्होंने नंगी टांग देखी नायिका की, तो छोड़ के चले गए 15 मिनट में। तो गांधी को, अगर हम गांधी के बारे में कहते हैं कि वो फिल्मों से नफरत करते हैं, तो गांधी का हाल क्या था? गांधी के उद्देश्य क्या थे? गांधी क्या करना चाह रहे थे देश के युवाओं के साथ? ये सोचते हुए हमें गांधी पर टिप्पणी करनी चाहिए, मुझे लगता है। गांधी के सामने जो भारतीय मूल्यबोध थे, वो उस समय स्वाधीनता का बोध था, कि उनको लग रहा था कि हम अपने स्वाधीनता को लेकर चले, और वो अपने लक्ष्य से हिलने को तैयार नहीं थे। अकारण नहीं था कि गांधी फिल्मों से, ख्वाजा अहमद अब्बास ने 5-6 लाइनें लिखी, और जो मैं ये कह रहा था कि मूल्यबोध महबूब खान का और राज कपूर के अलग अलग थे, जो उनकी फिल्मों में दिखते हैं। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया का आखिरी सीन आप सब लोगों को याद होगा, जब वो गोली मारती है अपने बेटे को और वो मरता है, पूरा खेत लाल हो जाता है खून से, पानी बह रहा होता है। क्या है वो? ये कम्युनिस्ट थ्योरी है कि न्याय सिर्फ बंदूक से हो सकती है, और न्याय के बाद पूरा विश्व लाल हो जाएगा। ये भारतीय मूल्यबोध नहीं, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है। यहां हम समरस होने की बात करते हैं, साम्य होने की बात नहीं करते। तो हमारी बहुत सारी फिल्मों में हम रस में सम होने की बात करते हैं। हम दुख में, सुख में, करुणा में, दारुण स्थिति में भी हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हम साम्यता की बात कहीं नहीं करते, ना हमारा वांग्मय करता है, ना हमारी परंपरा करती है, ना परंपरा से
सोचा हुआ मूल्य करता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखने के बाद, और अगर मैं थोड़ा वो देखूं, अभी बात हो रही थी कि दयानंद और सर कह रहे थे कि दयानंद और विवेकानंद का प्रभाव था कि वो धार्मिक फिल्में बनी। सर दोनों का कालखंड बहुत पहले था। 1913 आपने बताया कि पहली फिल्म बनी थी, और विवेकानंद का कालखंड तो मुझे लगता है 1863 में पैदा हुए थे और 1902 में उनका निधन हो गया था। और दयानंद जी 1824 में पैदा हुए थे और 1883 में उनका निधन हो गया था। तो ये धर्म को जोड़ देना मुझे नहीं लगता है उचित है, क्योंकि और अगर धर्म है तो फिर धर्मो रक्षिता रक्षिता से हमें उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें धर्म की वो व्याख्या देनी पड़ेगी जो व्याख्या हमारे वाङ्मय करते हैं। और अभी रविकांत जी बहुत मुझे लगता है रविकांत जी कह रहे थे या सर ही कह रहे थे कि पुराने जमाने में, सर जब आप कह रहे थे कि आज 90 के बाद स्त्री प्रेम भी करती है और शादी भी निभाती है, कुछ ऐसा मल्लिका शेरावत के संदर्भ में आप कह रहे थे मॉडर्न फिल्म की बात, तो मुझे साहब बीवी और गुलाम की छोटी बहू याद आ रही थी। तब तो कोई भी नहीं था। टांगे में सर रखकर वो जब अपने प्रेमी के साथ जा रही होती है, वो सीन याद आ रहा था। तब तो कोई क्या ये आर्थिक उदारीकरण नहीं आया था। 1962 की फिल्म है गुरुदत्त की साहब बीवी और गुलाम। तो मुझे लगता है कि ये कल्पनाशीलता के आधार पर आप कहां लेकर जाते हैं और आप कहना क्या चाहते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर होता है आपके मूल्य के। तब भी वो छोटी बहू को, वो जब छोटी बहू कहती है कि चौधरी खानदान में तो सारे नपुंसक होते हैं, बहुत अंदर तक चुभती है होता। आप बरसात फिल्म का वो सीन याद करिए जब नरगिस नदी में तैर रही थी, उसके बाप ने वो रस्सी काट दी, वो ऑनर के लिए तो है, वो क्या है। लेकिन हम इसकी चर्चा बहुत सहूलियत के साथ बचते हुए करना चाहते हैं, क्योंकि उस कालखंड को बहुत ही सैक्रोसैंक्ट, पवित्र, और जो वो भारत के इतिहास में जो लोग भारत को सपेरों का देश कहते थे, उन्होंने भी सिनेमा के इतिहास को, हमारे शुरुआती जो स्वर्णिम काल था भारतीय फिल्म का, उसको धार्मिक के कोष्टक में डालकर सिनेमा को बहुत ही, मतलब उसको क्या करते हैं, छोटा रूप दिखाने का प्रयास किया। आज कौन सी ऐसी फिल्म है जो चेन्नई में रिलीज होती है, हिंदी फिल्म होती है और बोरे में भरकर पैसा ले आते थे। मुझे लगता है कि ये लंका दहन एक फिल्म थी और कहा जाता है कि दादा साहब फाल्के उस समय इतने चवन्नी अठन्नी हो गए थे कि उनको बोरे में भर के ले जाना पड़ता। जब जब आप भारतीय मूल्यों की फिल्में दिखाएंगे, चाहे आप वो काजोल और उसकी भी बात हो रही थी अभी, जब जब आप भारतीयता फिल्मों में दिखाएंगे, जब जब अपने मूल्यों के करीब लेकर फिल्म को जाएंगे, तब तब वो फिल्में दर्शकों को पसंद आएंगी। जैसे ही हम भारतीय मूल्य बोध से अलग हटते हैं, तब हम बहुत सारे तर्क लेने लगते हैं कि ये निर्देशक का अपना माध्यम है, पैसे कमाने का माध्यम है। लेकिन आज अकारण नहीं है कि आप कहते थे ना कि सलमान खान माइंडलेस एंटरटेनमेंट करता है, पर सलमान की फिल्में चल नहीं रही हैं। आमिर खान घबराए हुए लाल सिंह चड्ढा के बाद, कोशिश की उन्होंने उसमें, लेकिन मूल्यों के साथ दर्शक बहुत ही होशियार है, बहुत ही चतुर भी है, उसे मालूम है कि आप उसको कहां ले जाना चाहते हैं। 90 का वो दौर चला गया जब लाल बादशाह, जादूगर और अमिताभ बच्चन की वो सारी घटिया फिल्में आया करती थी और एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद भी वो फिल्में बनती थी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है कि मैं आग्रह करूंगा सुधा जी से कि इस पर दिन भर का एक सेमिनार रखा जाए और हम लोग चर्चा करें इस पे। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत रखा आपने। और एक बात आपने बहुत अच्छे से रेखांकित की कि जब भी मूल्यों की बात होती है तो सिनेमा एक ब्लॉकबस्टर देता है। परिवार फिल्म भी, विवाह फिल्म भी उसी का एक उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंत में बिना किसी देरी के मैं अध्यक्षीय वक्तव्य हेतु मैं विभाग की यशस्वी अध्यक्षा प्रोफेसर सुधा सिंह मैम को आमंत्रित करूंगा। उसके पहले मैम परिचय हेतु जी ठीक परिचय के लाले पड़ जाए।
बड़ा संकट कुछ दूसरा नहीं। बहरहाल आज बहुत ही विचारोत्तेजक और चिंतनपरक 3-4 वक्तव्य सुनने को मिले। विमलेंदु ने बहुत अच्छे तरीके से अनुभव और सिनेमा के अनुभव को समृद्ध करके बात की और कुछ चीज़ें अनुभव के जरिए और कुछ सिनेमा के विश्लेषण के जरिए आपके सामने रखा। रविकांत जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से सुचिंतित अपना वक्तव्य दिया और आपको कई चीज़ें दृश्यात्मक रूप में भी दिखाई और वक्तव्य तो उनका था ही। बहुत सारी बातें कही, उन बातों पर मैं बाद में आऊँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो अनंत विजय ने जिसका ध्यान रखा वह था समय। हालांकि बेध्यानी भी इन्हीं की तरफ से हुई थी। देर अनंत विजय जी ही आए थे, वरना हम कार्यक्रम और समय पे शुरू करते, लेकिन इसका कंपेंसेशन उन्होंने अपने वक्तव्य के जरिए कर दिया। मैं बहुत संक्षेप में जो कुछ आज कहा गया उसके 2 मोटे हिस्से हैं। एक, सिनेमा को प्रौद्योगिकी के रूप में देखे जाने का आग्रह और दूसरा, सिनेमा को मूल्यों के संप्रसारक के रूप में देखे जाने का आग्रह। इन्हीं 2 बातों के इर्द गिर्द आज पूरा वक्तव्य घूमता है। मैं इसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगी। हम देखेंगे तब जब हम पहचानें कि वह चीज़ खड़ी कहाँ है। सिनेमा मास कल्चर का हिस्सा है और मास कल्चर का या मास मीडिया का सिनेमा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मास मीडिया में बहुत सारे जो आरंभिक रूप हैं वे सबके सब कन्वर्ट होकर आज सिनेमा के हिस्से, सिनेमा के अस्तित्व के भीतर शामिल हो गए। और दूसरी चीज़ कि यह मास मीडिया जिसको संबोधित करता है वो हमारा समाज है। समाज में जो कुछ मौजूद है, जैसा भी है, चाहे वो धर्म के रूप में है, चाहे वो प्रतिरोधी विचार के रूप में है, अथवा यथार्थ के नग्न रूपायन के रूप में है या रोमांटिक यथार्थ के रूप में है, जो कुछ समाज में है वह सिनेमा में भी है और ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि आखिर सिनेमा को जो ऑडियंस चाहिए, जो दर्शक चाहिए, वो इसी समाज के हो। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी बहुत संक्षेप में, बस 2-3 चीज़ें जिससे आज की हुई बातचीत को हम एक बिंदु पर रख सकें। 2-3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पियरे बोर्डियो एक बहुत बड़े विचारक हैं और उन्होंने तमाम कलात्मक रूपों पर विचार करते हुए एक चीज़ कही थी कि चाहे वह कला का कोई भी फॉर्मेट हो, संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु बिकाऊ होती है, वो बाजार में है। और हमारे सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सिनेमा बाजारोन्मुख हो गई, चाहे विलाप करते हुए जोर दिया कि बाजारोन्मुख हो गई तो बहुत ऐसा कंटेंट है, उसका स्तरीय कंटेंट है, इस तरह से जोर दिया, अथवा व्यवसायिक पक्ष के रूप में जोर दिया। कलात्मक सिनेमा का भी एक फॉर्मेट हमारे यहाँ भी चला और फ्रांस से उसकी शुरुआत हुई थी और जिसके हमारे यहाँ बहुत बड़े पैरोकार सत्यजीत रे और मृणाल सेन और ऋतु घटक इत्यादि रहे। श्याम बेनेगल जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई, वह भी इसका एक बड़ा हिस्सा रहे। अंततः श्याम बेनेगल को जुबैदा बनाना पड़ा, जिसमें गाना भी था, नृत्य भी था और भी बहुत सारी चीज़ें थी और कुछ मेलोड्रामा भी था। तो व्यावसायिक और व्यावसायिक पक्ष सिनेमा का एक बहुत अहम हिस्सा है। उससे विमुख होकर न तो कलात्मक फिल्में चल सकती है, ना जिसे आप कह सकते हैं कि वगैया फिल्में चल सकती है, न टॉलीवुड चल सकता है, न दक्षिणी फिल्में चल सकती हैं और ना ही हॉलीवुड की फिल्में चल सकती हैं। अब मैं दूसरे पक्ष पे आऊँ। सिनेमा एक कन्वर्टिंग मीडियम है, ये मैं कह चुकी हूँ। दूसरे पक्ष पे आऊँ जो भारतीयता का है। भारतीयता की बात कीजिए, जरूर कीजिए, करनी चाहिए, लेकिन पश्चिम को हवा बनाकर नहीं। पश्चिम हमेशा विलोम में खड़ा रहेगा। भारत के हम पक्ष में हैं, लेकिन पश्चिम को एक विलन बनाकर उसी फॉर्मूलाबद्ध रूप से जिससे सिनेमा बनता है, जिन फॉर्मूलों पर सिनेमा बनता है, उसी फॉर्मूले पर विचारों को मत बनाइए।
पश्चिम पश्चिम है, उसमें भी अच्छी और बुरी चीजें हैं। भारत भारत है, भारत में भी हम, चूंकि हमारा अपना प्यारा देश है, तो भारत में हम कहेंगे ज्यादा अच्छी चीजें हैं, लेकिन पश्चिम में कुछ तो अच्छी चीजें हैं, कुछ तो ऐसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं जिनको हम लोगों ने अपनाया, जिससे हम आधुनिकीकरण की पूरी प्रक्रिया में दाखिल हुए, जिससे आज सब बराबर बैठे हुए हैं। यही पश्चिम है, और वहां से भी जो चीज अच्छी मिलती है वो हमें लेना है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि हिंदी सिनेमा में जिस राष्ट्र और भारतीयता की बात की जाती है, वहाँ दिक्कत ये है कि हम औपनिवेशिक जिस दास्ता से गुजरे और उसकी जितनी कठोरताएं और दमनात्मक रूपों से हमारा परिचय हुआ, उसने हमारे भीतर एक तरह का ऐसा प्रतिरोधी भाव पैदा किया कि विचार के क्षेत्र में पश्चिम हमें हमेशा दुश्मन की तरफ खड़ा नजर आया। पूरब पश्चिम एक फिल्म का नाम ही है, अगर आप लोगों को याद है, और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण गाना है मुकेश की आवाज में कि जब सारी दुनिया तुमको ठुकरा दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये जो गाना है और इस गाने का जो कंटेंट है, उसमें देखिए कि जो नायिका है वो पश्चिम के विचारों से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। नायक उसको प्रेम करता है और पाना चाहता है, लेकिन किस रूप में पाना चाहता है? जैसी वो है वैसे नहीं पाना चाहता, उसमें बदलाव के बाद उसको पाना चाहता है। और इसके लिए ये गाना सिंबॉलिक है कि जब सब तुमसे विमुख हो जाए तब तुम मेरे पास आना, और मैं वही प्रेम का पुजारी हूँ जो बैठा ही रहूंगा तुम्हारे लिए। ये सिंबॉलिक गाना है, लेकिन यहाँ पर फिल्म में जिस तरह का ट्रीटमेंट है कि नायिका को उसके तमाम पहचान के रूपों से मुक्त करके सिर्फ एक रूप में रिड्यूस करके कि वह एक आदर्श भारतीय गृहिणी के रूप में नायक के करीब आती है और नायक उसको फिर अंगीकार कर लेता है। यानी उसका जो पश्चिमीकरण है वो सिंबॉलिक रूप में किया गया है। वह खुले कपड़े पहनती है, सिगरेट पीती है, शराब पीती है और बहुत सारे, तो यानी पश्चिम जो है वो आचरण में भी विलेन है। इस खलनायकत्व की या खलनायकत्व की जरूरत ही नहीं है। जो अच्छा है, जो संगत है, जो हमारे अनुकूल है, उसे हम बिना किसी हिचक के फिल्मों में भी ले, जीवन में भी ले और उस पर खुलकर बात करें। चीजें ढकने से या उन पर बात न करने से विकसित नहीं होती। चीजें हमेशा संवाद के जरिए विकसित होती हैं। जब हम भारतीय कहते हैं तो भारतीय का एक ही अर्थ नहीं है, समावेशी रूप है, जिस पर अनंत विजय जी ने भी जोर दिया कि उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें तमाम तरह के अलग अलग सांस्कृतिक अस्मिताएं शामिल हैं, लोग शामिल हैं, उनके रीति रिवाज, भाषिक आदतें, पहनावा, सब कुछ शामिल है। तो पश्चिम और भारत का यह जो एक तरह से विभाजन है हिंदी फिल्मों में, वह अनेक कारणों से है। राजनीतिक और कह सकते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक कारण है उसके कारण भी है। तो उन तमाम चीज़ों को जब हम फिल्म देखें तो ध्यान रखना चाहिए और अंततः ये समझना चाहिए कि चाहे वो कोई भी फिल्म हो, किसी भी तरह का फिल्म हो, अंततः एक व्यावसायिक माध्यम है, संस्कृति का वह रूप, चाहे वह कला से जुड़कर आ रहा है या किसी अन्य तरह से आ रहा है, अंततः वह व्यवसाय के लिए ही आ रहा है। सिनेमा के रूप में अगर आ रहा है, व्यवसाय के लिए ही आ रहा है। सत्यजीत रे ने बहुत दिनों तक प्रतिरोध किया कि उनकी फिल्मों में गाने नहीं होंगे, और सत्यजीत रे के सामने चुनौती किसकी थी? राज कपूर की थी, जिनकी फिल्में गानों के कारण ही हिट हुआ करती थी। उनकी फिल्मों के गानों का आप अलग से आनंद आज भी ले सकते हैं। तो सत्यजीत रे को चिढ़ थी इस बात से कि जो व्यावसायिक फिल्म है वह हमेशा एक फॉर्मूलाबद्धता के साथ आगे बढ़ती है, नाच गाने के साथ आगे बढ़ती है, और वह यथार्थ को सप्रेस करने का काम करती है। और इसलिए उन्होंने शोमैन का नाम राज कपूर के लिए निश्चित किया था, शोमैनशिप। और सत्यजीत रे स्वयं फिल्म मेकर थे, लेकिन राज कपूर शोमैन थे। ये फर्क है व्यावसायिक और कलात्मक फिल्मों का। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। ठीक ही कहा अनंत जी ने कि अगर फिल्म माध्यम पर ही केवल बात करनी हो तो
तो इसके बहुत सारे पक्ष हैं। और जब भी माध्यम पर बात करें, माध्यम से शुरू करें, कहानियों से नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने पूर्व के वक्तव्यों को न केवल समेटा बल्कि हमें अपने शोध कार्य के लिए कुछ नए इनपुट्स भी दिए। इस रूप में आपका वक्तव्य बहुत उपयोगी रहेगा हम सभी श्रोताओं के लिए। बिना किसी देरी के मैं कार्यक्रम समाप्त करने हेतु कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति के लिए डॉक्टर ऋषिकेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आज के सभी हमारे वक्ताओं और श्रोताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें, क्योंकि ठीक विभाग में कुछ अध्यापक आ गए हैं, बैठक मैम की शुरू होने वाली है, तो बिना किसी देरी के ऋषिकेश। धन्यवाद। प्रतिष्ठित संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अंडर फैकल्टी रिसर्च प्रोग्राम के तहत आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका कि विषय भारतीय मूल्यबोध और हिंदी सिनेमा है, अपने विशिष्ट और गणमान्य वक्ता अतिथियों के महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ इस पूरे संगोष्ठी के केंद्र में भारतीयता, भारतीय मूल्यबोध और साथ साथ में हिंदी सिनेमा के साथ उसके अंतर संबंधों पर तमाम चर्चाएं, बातचीत हुई। इस क्रम में एक बात मैं भी अपनी जो है वो रखना चाहूँगा कि जब भी हम साहित्य और इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उस क्रम में हम कुछ चीज़ें जो चिन्हित कर पाते हैं वो ये कि जब भी समाज और जब भी समाज में सांस्कृतिक संक्रमण का दौर आता है तब मैं खास करके भारतीय संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भारतीयता, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा, भारतीय स्वर्णिमती, इसकी चर्चाएं बड़ी जोर पकड़ती हैं और आप देखेंगे कि उसको बहुत आगे बढ़ चढ़ करके जितनी भी सृजनात्मक विधाएं हैं उसको न केवल स्थापित करती हैं बल्कि उसमें नए आयाम भी ले आती हैं। आप देखेंगे कि लोक जागरण के दौर में मानस की रचना होती है, नवजागरण के दौर में भारत भारती की रचना होती है। ठीक उसी क्रम में मतलब उसी तर्ज पर अगर मैं कहूँ तो आज के समय में भी ये मतलब आज के समय में सिनेमा भी उसी रचनात्मक रूप से एक बड़ा सशक्त विधान है और उसका ये दायित्व है कि जब भी इस तरह का सांस्कृतिक संक्रमण का दौर आए तो वो जो भारत की जो स्वर्णिम तस्वीर है उसको लोगों के सामने उसका दृश्यांकन करे कि वो किस तरह से गुलामी से मुक्ति को जो है वो दिखा पा रहा है, किस तरह से अपनी विरासत पर गर्व को वो जो है फिल्मा पा रहा है। तो ये एक बात जो मुझे अपनी कहनी थी। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल राय सर जो कि इन्होंने की अपने व्यवहारिक अनुभव साझा किए और उसके साथ साथ सरस आशीर्वचन से जो है सरस आशीर्वचन इस कार्यक्रम के लिए दिया, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ दूसरे वक्तव्य के रूप में प्रोफेसर विमलेंदु तीर्थंकर सर ने जो है कई अपने संशोधनात्मक अनुभव के माध्यम से कुछ सरस घटनाओं के माध्यम से हमारे सामने अपनी बात रखी, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ मुख्य वक्तव्य के रूप में हमारे पास आज दो मुख्य वक्ता अतिथि थे, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर रेखान सर ने अपनी बात रखी। रेखान सर ने अपने पूरे वक्तव्य में तकनीकी और प्रौद्योगिकी और साथ साथ में भारतीय मूल्य और सिनेमा के अंतर संबंध और उसके प्रभाव को सरस चलचित्र और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हमारे समक्ष रखा। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे अगले मुख्य वक्ता अतिथि श्री अनंत विजय जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। उन्होंने भारतीय मूल्यबोध की न केवल एक संकल्पनात्मक चर्चा हमारे सामने की बल्कि साथ साथ में फिल्मी उदाहरणों के माध्यम से भी उसे स्पष्ट करने का एक प्रयास किया। मैं सर के मीमांसात्मक और सजे हुए वक्तव्य के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उसके साथ साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी आदरणीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधा सिंह मैम ने बहुत ही अपने सधे हुए विचारोत्तेजक वक्तव्य में न केवल मास मीडिया, संस्कृति और सिनेमा के अंतर संबंध को बहुआयामी दृष्टि और उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने रखा।
अपने विभागीय साथी डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में इस सभागार में उपस्थित अपने वरिष्ठ और सहकर्मी विभागीय साथियों, साथ साथ में विभिन्न कॉलेजों से उपस्थित हुए हमारे मित्रगण और साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपकी सम्मानित उपस्थिति से ही ये कार्यक्रम सफल हो सका, और साथ साथ में जिसके कारण इस पूरे के पूरे सभागार में रौनक है, अपने सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कम से कम ये जो आज का कार्यक्रम है, इस मामले में तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहा ही कि उनको, क्योंकि इस विषय से संबंधित कई सारे शोध कार्य हमारे विभाग में भी चल रहे हैं, तो जैसा कि भैया ने कहा कि रिसर्च इनपुट्स भी मिलेंगे, शोध सामग्री, शोध संदर्भों के बारे में आपको बहुत कुछ आज पता लगा होगा, और जो भी आगे इस क्षेत्र में शोध कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी शोध विषय के निर्धारण में आज की संगोष्ठी बेहद जो मददगार साबित होगी। इसी बात के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।